दोस्त अच्छे होने चाहिए सर। एग्जाम के दिन ही अगर तबीयत खराब होगी तो क्या होगा। रिस्क और रिवॉर्ड प्रोपोर्शनेट होते हैं, बट ऐसा भी रिवॉर्ड और रिस्क वो नहीं होना चाहिए प्रोपोर्शन की, मतलब लेने के देने पड़ जाएं। आपकी जो स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस होती जा रही है लगातार। कितना सुंदर होता है यूपीएससी में फेल होना। तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी, जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे, उनका जब राष्ट्रपति पद ग्रहण कर रहे थे तो बायोग्राफी आती थी न्यूज़ चैनल्स पर। उसमें वो स्पेशली मेंशन करते थे कि 3 बार यूपीएससी दिया लेकिन नहीं हुआ। वो इंसान राष्ट्रपति बन रहा है, देश का सर्वोच्च पद है वो, और उसमें भी मेंशन किया जा रहा था। मिथ की पात्रों में कर्ण को दानवीर बोलते हैं और ऐतिहासिक पात्रों में भामाशाह को बिगेस्ट दानदाता। पहले जब हम पैदा होते 300 बिलियन की इकोनॉमी थी, 3 ट्रिलियन की हो गई। हमारे 30 साल की लाइफ टाइम 10 गुना हो गई। हमारी हिंदी साहित्य में एक हमारे कवि हुए विजय देव नारायण साई, उनकी कुछ पंक्तियां हैं जो मैंने उस समय पढ़ ली थी जब मैं तैयारी कर रहा था, और वो मेरे हमेशा काम आई। वो लिखते हैं कि सच मानो प्रिय, इन आघातों से टूट टूट कर रोने में कुछ शर्म नहीं। रोने में शर्म नहीं करनी। सच मानो प्रिय, इन आघातों से टूट टूट कर रोने में कुछ शर्म नहीं। कितने कमरों में बंद हिमालय रोते हैं, मेजों से लगकर सो जाते हैं कई पठार। कितने सूरज गल रहे अंधेरों में छिपकर, हर आंसू कायरता की खींच नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, पर्सपेक्टिव बाय पाथफाइंडर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल है जिसमें हिंदी माध्यम से टॉपर्स रहे आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो का पार्ट 1 आपको ज़रूर देखना है, वहाँ से ही हम कुछ बातें कंटिन्यू करेंगे इस नए पार्ट 2 में। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रेमसुख डेलू जी, निशांत जैन जी, सूरज सिंह जी एंड गौरव बुडानिया जी। हमारे अपने रोमन सैनी सर, अनअकैडमी फाउंडर, और मैं आपका होस्ट डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। तो हमने पिछले पार्ट में बात करी थी, तैयारी से रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर किए थे। उसी से संबंधित कुछ चर्चा हम आगे करना चाहेंगे रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ। इस वक्त कई स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ चैलेंजेस फेस करते हैं तैयारी के समय, खास करके कोविड काल में तैयारी को लेकर बहुत सारे इश्यूज रहे थे। तो आप लोगों ने अपनी तैयारी में इस तरह का कोई चैलेंज फेस किया हो, या आप कुछ सुझाव देना चाहें जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकें? गौरव, आपसे शुरू करना चाहेंगे। जी सर, तो जो मेरी तैयारी थी उसमें मिड ऑफ मतलब जो तैयारी के दौरान ही कोरोना की जो वेव आ गई थी, तो उसकी वजह से घर पे शिफ्ट होना पड़ा था सभी को। तो मतलब क्या हुआ था कि वो एक अच्छी भी चीज़ थी, बुरी भी चीज़ थी, दोनों ही एक साथ हो रही थी कि हमने सोचा 10-15 दिन के लिए लॉकडाउन है, तो जो 2 या 3 जो इम्पोर्टेंट किताबें थी वो लेके घर मतलब कि चले गए। फिर वो लॉकडाउन इतना एक्सटेंड होता रहा कि हमारे पास केवल वो 2-3 किताबें ही रही, और जो मतलब जितने भी नोट्स वगैरह थे वो सारे दिल्ली में ही रह गए थे वो। तो एक चीज़ बढ़िया रही कि लिमिटेड रिसोर्सेज अपने आप ही हो गए कि उनको पढ़ना हाँ। लेकिन सेकंड चीज़ ये भी हो गया था सर कि न्यूज़पेपर वगैरह बिल्कुल मतलब कि गाँव में तो वैसे भी हिंदू आता ही नहीं है, और कोरोना टाइम में तो पॉसिबल भी नहीं था। तो मतलब कि न्यूज़पेपर वगैरह बंद हो गया था, तो एक सर्टेनिटी मतलब एक थोड़ा डर लगने लग जाता है कि क्या पता न्यूज़पेपर में क्या छूट रहा होगा हमारा। तो वो एक थोड़ा सा मतलब कि डर था उस टाइम पे। और सेकंड चीज़ थी कि एग्ज़ाम कब होगा, मतलब एक वो आपको ये भी नहीं पता कि एग्ज़ाम कब हो रहा है। ये ऐसा ही था, एक फुटबॉल का आप गेम खेल रहे हो जहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि गोल पोस्ट कहाँ पे है। मतलब एक होता है ना कि इस टाइम पे हम ड्रिबलिंग करेंगे, इस टाइम पे बॉल को लेके भागेंगे, इस टाइम पे हम शॉट करेंगे। तो उस दौरान ये था कि आप अपनी तैयारी के दौरान ये सोच ही नहीं सकते थे कब रिवीजन स्टार्ट करना है, कितना पढ़ सकते हैं। क्योंकि हम जैसे नॉर्मल एकदम फिक्स होता है मई तक यदि अपने को पढ़ना है तो अप्रैल तक अपन ने नई चीज़ें पढ़ ली, फिर लास्ट में मई में रिवीजन करना है 2-3 बार, तो वो इस हिसाब से तो वो नहीं पता था। तो एक थोड़ी सी अलग स्टाइल में थोड़ी सी मतलब तैयारी करनी पड़ी थी, वो था। और थोड़ा सा मेंटली तो आपको मतलब था कि इस बारे थे आपके नियर डियर्स मतलब कि कोई बीमार हो जा रहे थे, उनकी टेंशन रह रही थी, आप पढ़ाई के ऊपर उतना फोकस मतलब कि कर नहीं पा रहे थे, और हर दिन किसी न किसी की न्यूज़ आती थी कि आज ये रिलेटिव डेथ होगी। उसी तैयारी के दौरान जैसे मेरे ताऊ जी खुद 2 महीने मतलब आईसीयू में रहे थे। फिर जैसे यूपीएससी के इंटरव्यू से जस्ट मतलब कि 15-20 डेज़ पहले उनकी मतलब डेथ हो गई थी। वो मुझे हमेशा इंटरव्यू दिलाने ले जाते थे, तो वो मतलब कि जस्ट एग्ज़ाम से पहले हो गया, तो मतलब कि वो होता है। लेकिन आपको अपने आप को खड़ा तो करना ही पड़ता है, क्योंकि आप यूपीएससी के सामने ये एक्सक्यूज़ तो दे नहीं सकते कि मेरे घर पे ऐसा हो गया तो इसलिए मेरी तैयारी कमज़ोर है। तो इश्यूज़ आते रहते हैं, लेकिन आपको उतना हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ है ये, कोई मतलब विश लैंड नहीं है कि आप जो चीज़ मांगते रहो वही आपको मिलती रहे।
ये मेंटल हेल्थ का जो क्वेश्चन आपने उठाया, मैं एक्चुअली हमेशा सोचता हूँ कि हम सारी चीज़ों पे बात कर लेते हैं, जितने भी यूट्यूब पे इंटरव्यूज़ वीडियोज़ आते हैं उसमें एक बात जो हम कोई कभी नहीं करता वो है मेंटल हेल्थ। और तैयारी के दौरान मेंटल हेल्थ का इशू बहुत प्रोमिनेंट रहता है। जैसे एक तो मैं बताता हूँ आपको कि मेंटल हेल्थ कहाँ पे गड़बड़ाती है, जब आप एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा अटक जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोट है इंग्लिश में कि इनडिसीजन इज़ ऑफन वर्स देन रॉन्ग डिसीजन। कभी कभी क्या होता है, मान लो डिसीजन लेना है, कोचिंग कौन सी लेनी है, टेस्ट सीरीज कौन सी लेनी है, या ऑप्शनल कौन सा चुनना है, इस क्वेश्चन को हिंदी मीडियम में डिसाइड करने के बजाय आप उसे लिंगर ऑन कर करके और सलाह लेके और वीडियोस देख के 5-5, 6-6 महीने जब उसको डिले करते हो ना, तो ओवर थिंकिंग जो है वो ओवर थिंकिंग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एंग्जाइटी में टर्न करने लगती है। बाकी तो रोमन आप डॉक्टर है, आप ज़्यादा बताएंगे, पर मुझे ऐसा लगता है। तो दूसरी बात, हर एस्पिरेंट को ये लगता है जैसे कल एग्ज़ाम है या एक हफ्ते बाद मेरा मेंस है, प्रीलिम्स है, तो उसको लगता है मैं सब कुछ भूल गया हूँ। उसे लगता है कि मैंने 1 साल 2 साल जो तैयारी की वो मैं भूल गया हूँ। उस समय कोई उसको ये कहने वाला नहीं है कि ये फीलिंग एकदम नॉर्मल है। हर एस्पिरेंट को, हर एग्ज़ाम देने वाले को ये लगता ही है। तो मेंटल हेल्थ में अगर थोड़ा सा 2-4 फ्रेंड्स हो साथ में, 2-4 भी ना हो, 1-2 ही हो, और साथ में फैमिली का ताने के बजाय अगर सपोर्ट इस तरह से हो कि जब भी आप फैमिली को फ़ोन करो या फ्रेंड्स को फ़ोन करो तो वो जो भी आप परेशानी बताओ कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, नेचुरल है ऐसा फील, और नर्वस फील हो रहा है, तो वो कहे कि ये नॉर्मल है, हम जब तैयारी करते तब भी नॉर्मल ऐसे ही फील होता था। तो पहली चाबी तो मेंटल हेल्थ की समस्या की है कि आप उसको ये कहो कि भाई ये नॉर्मल है जो आपको फील हो रहा है, सही, सबको होता है। तो आधी समस्या वहाँ हो जाती है। लेकिन आपको उसके लिए थोड़ी सी अच्छी कंपनी, जो अच्छे शुभचिंतक हो, आपको वास्तव में नर्वस को और नर्वस करने वाले लोग ना हो जाए आपके आसपास, जो आपके दुख को देख के सुखी होकर और आपको दुखी करता है, तो वो थोड़ा सा रहता है। थोड़ी सी कंपनी और थोड़ा सा अगर हो सके तो थोड़ा योगा या थोड़ा सा कोई एक्टिविटी। कुछ लोग पहले ही ट्रेंड चलता था, खासकर मुखर्जी नगर वालों में अभी भी चलता है कि कई कई महीनों तक आप रूम में बंद हो और आप ये सोच रहे हो कि यूपीएससी जब बुलाएगी और आईएएस बनाएगी तभी मैं बाहर निकलूंगा, तभी कोड सिलवाएंगे और जाएंगे। तभी सीधे इंटरव्यू के लिए बाहर निकलूंगा। तो ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। नहीं, वो टाइम इसमें चला ना, गया। इसमें मुझे लगता है एक और पॉइंट है। एक तो जो आपने वो वाला पॉइंट बोला कि सामने जो हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी मैच्योरिटी भी ये भी होनी चाहिए कि वो इंडिकेटर्स को पहचान के उस पर काम करें। ये आपका शुरुआती सपोर्ट indicators हैं सपोर्ट mental सिस्टम। health के। दूसरा वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन वाला जो मैकेनिज्म है कि मतलब हम दाढ़ी बड़ी नहीं है, हमारे बाल छत विछत बिखरे हुए नहीं हैं, हम नक शिक पूरा बर्बाद और अस्त व्यस्त नहीं दिख रहे हैं, तब तक तो हम यूपीएससी प्रिपरेशन में घुसे नहीं हैं। ये वाले माइंडसेट से बाहर आने की ज़रूरत है। मतलब क्यों स्टीरियोटाइप करना है चीज़ों को कि आप डेली बढ़िया तैयार होकर पढ़ाई करने बैठोगे तो क्या बेहतर नहीं कर पाओगे। ये है। एक और चीज़ मुझे लगता है जो हम सभी को सीखने की ज़रूरत है, असफलता को पचाने की। जैसे आपने बोला एंग्जाइटी वाला, इसका अगला चरण है कि जब हम असफल, एक्चुअली रिजल्ट सामने आ गया, जैसे मेरा जब सेकेंड अटेम्प्ट में मेंस में नहीं हुआ तो मैं कम से कम नहीं तो 15 दिन तो एकदम तबाह टाइप का फील किया, लेकिन फिर अपने आप को आई रीगैदर्ड माई सेल्फ एंड देन अगेन। बट उस समय कोई सपोर्ट चाहिए होता है, वो कोई चाहिए, सही सलाह, कोई सही- काउंसलिंग, हाँ। और तो माहौल अपना आपको पॉजिटिव आपको बनाना है और आपके इर्द गिर्द वालों को बनाना है। असफलता को पचाने की एक संस्कृति, और हमें पता चलना चाहिए कि असफलता बहुत नॉर्मल है। खासकर जो अचीवर्स होते हैं वो असफलता तो मैंने देखा है बिल्कुल, अगर आ गई लाइफ में सामने तो उनको पता ही नहीं उसको हाउ टू टैकल, हाउ टू डील विद इट, ये वाला चीज़ें उन्हें सिखाया नहीं गया। तो हमारे जैसे हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं आजकल, क्यों नहीं हमारे करिकुलम का एक हिस्सा हो, जैसे नैतिक शिक्षा हम बोलते हैं, होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। मैं तो ये मानता हूँ कि शुरू से लेकर लास्ट तक होना चाहिए। क्यों 8वीं 10वीं तक ही, क्यों लास्ट तक बताओ कि देखो तुम इंसान हो, तुम्हारे इंसानी गुण ये हैं, तब तो तुम उस पर स्टिक करोगे, वरना तुम भटकाव इतने हैं कि आदमी थोड़ा सा ग्लैमर देखा इधर भाग गया उधर भाग गया। तो ये वाला भी पार्ट रहना चाहिए कि असफलता को कैसे टैकल करना है, इसकी बाकायदा वर्कशॉप्स कराई जानी चाहिए। तो ये मेंटल हेल्थ को मतलब बेहतर रखने का एक बड़ा अच्छा वो है। और ऑब्वियसली हॉबीज़ वगैरह रहेंगी तो आपको फ़ायदा तो होता जो है। अप्रूट होते हैं ना, जैसे मेरी जैसे कॉलेज भी दिल्ली में ही था, तो पढ़ाई भी दिल्ली में हो रही है, तो मतलब मेरी लाइफ में कोई ज़्यादा चेंज आया नहीं था। अब वही मान लो कि मैं कहीं झारखंड में या छत्तीसगढ़ से आ गया और फिर एकदम से दिल्ली आ जाता और सडनली मैं अकेला हूँ, आमूल चूल परिवर्तन। हाँ, तो बहुत अगर कुछ मेजर तो आप मान के चलना कि आपको थोड़ा इश्यूज़ रहेंगे शुरू के 2-3 महीने में। डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे अगर थोड़ा रिलैक्सेशन की कुछ एक्टिविटीज़ फिगर आउट हो जाए तो आई थिंक ये वही hobbies का थोड़ा अवसर part है। कट जाता है। वो हॉबी हो जो आपको पसंद है, आपको अगर 2 घंटे कॉल करना पसंद है तो कॉल करो किसी से, आपको वहाँ तफरी करना पसंद है तो वो करो। मतलब डेली वीकली, ऐसे नहीं कि मतलब जैसे 29 दिन पढ़ लिया और बस एक दिन उसमें एंजॉय कर रहे हो। ये सब
इतना सीरियसली अगर इसको करते हैं तो ही ये प्रॉब्लम्स आती हैं, और फिर प्रोडक्टिविटी वैसे ही आधी हो जाती है इंसान की। अगर दिमाग आपके साथ आपका काम नहीं कर रहा, सबके साथ हुआ है यहाँ पे जो भी टेबल पे बैठे हैं, प्रोडक्टिविटी आधी हो जाती है उससे। व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग योरसेल्फ टू सीरियसली, जैसे कि मैं हूँ, मुझे लगता है कि मैंने अभी तक जो भी एग्जाम दिए वो सब क्रैक किए हैं, और जैसे कि हम ही यूनिवर्स के सेंटर में हम ही हमारे इर्द गिर्द सारी दुनिया का ताना बाना बुना गया हाँ, जैसे कि हर कोई मुझे देख रहा है बस, मेरे होम टाउन के लोग भी सब रिश्तेदार मुझ पे नजरें गड़ाए हुए। इतना काम है, किसी के पास फुर्सत नहीं है आपसे बात। स्पॉटलाइट इफेक्ट, कुछ नहीं है, सब बकवास है। जबकि किसी के पास इतना टाइम नहीं कि वो आप ही को देख रहा हो। हाँ, 4 लोग जो बात कर रहे हो वो भी आप सोचोगे तो वो क्या करेंगे फिर? बिल्कुल, शाम के समय में सर हमेशा ऐसा लगता है उनको करना था कि बस मेरा तो नहीं होगा, या मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा, मेरे को तो यहाँ और से उन चला जाना चार चाहिए। 4 लोगों को वहीं पकड़ लो ना भाई, तुम 5वें कहाँ गए? तुम 3 क्यों नहीं थे? मतलब 4 ही क्यों थे तुम? जो है थोड़ा सा मतलब हंसने मुझे एक बड़ा अच्छा पॉइंट जस्ट बात करते करते ध्यान आ गया। मुझे लगता है एक ऐसा आदमी जो थोड़ा सा आध्यात्मिक होता है अपने कलेवर में, तेवर में, मिजाज में, वो कमज़ोर नहीं पड़ता। थोड़ा सा आध्यात्मिक टच चाहिए, मतलब आप कैसे भी मान लो उसको, चाहे दर्शन की कुछ किताबें हों या कुछ चैनल वगैरह हो जिसमें कुछ शिक्षाएं आप, और जब अपने आप को एक माध्यम समझते हो, निमित्त समझते हो, जरिया समझते हो, आपको पता है कि किसी और ने डिज़ाइन किया हुआ है, ऐसा आप मान के चलते हो, पता है या नहीं पता है वो अलग बात है, तो आपकी चीज़ें काफ़ी थोड़ा मतलब कि हाँ जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है, सही करवा रहा है। और जैसे प्रेम सुख ने बताया कि ही ऑलवेज हैड द बेटर प्लान्स फॉर हिम, तो आगे चल के जो है जो इनके प्लान थे और जो उनके प्लान थे, तो दोनों में उनका प्लान बहुत अच्छा निकला। मैंने अपने खुद लाइफ में कई बार देखा है। तो ये नहीं होना चाहिए कि दोस्त अच्छे होने चाहिए सर, क्योंकि दोस्त शाम के समय में सर बहुत सी बार ऐसा लगता है कि यार मैं तो कुछ नहीं आ रहा ये सब, तो उस समय आपको अच्छी बात करने वाला कोई दोस्त मिल जाए, या अपन उसको कुछ बोले तो भी वो दुखी ना हो कि हाँ यार ये थोड़ा सा ऐसा बोल रहा है, तो वो एक अच्छी ये वाला दोस्त नहीं है जो 3 डेट वाला नहीं, बगल वाले का सिलेक्शन हो गया तो जो है वैसे इसलिए दोस्त अच्छे होना भारी स्ट्रेस में चल रहा है। नहीं तो ये जो शाम की फीलिंग आती है इस समय, कई ऐसे दोस्त भी मिल जाते हैं जो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें ये नशा करवा देता हूँ, वो करवा देता हूँ, सबसे बड़ा गड़बड़, उससे बचना बहुत जरूरी है, इसलिए वो बहुत बचना। वैसे ना आपको तो पता ही रोमन की इवनिंग्स आर जनरली डिप्रेसिव, शाम का टाइम जिस समय दिन और रात में लाइट की कमी, तो उस समय थोड़ा सा इन जनरल लोग डिप्रेसिव फील करते हैं। तो उस समय की वो 1-1.5 घंटे का अगर आप गपबाजी का हो जाए एक सेशन, चाहे वो चाय की दुकान पे ही चाय की चर्चा बढ़िया जैसे रहती है। उसमें एस्पिरेंट्स जो सीरीज में भी दिखाया गया था ना शाम कि वो चाय की उस पे काफी गप मारते रहते थे, तो इवनिंग का एक हो जाए उसमें दिन भर के जो आपकी फीलिंग्स नेगेटिव आई वो कोई अच्छा दोस्त हो जिसे आप बता दो, वेंट आउट कर दो, वो आपको वेंट आउट कर दे, और दोनों एक दूसरे का कुछ नहीं यार कुछ नहीं अपना पढ़ते चलो, इस तरह से करके एक सेटल हो जाए, वो बहुत। और भारत की तो संस्कृति वही है कि शाम के समय लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, सोशलाइज करते हैं चौपाल पे, पेड़ के नीचे, वो वाला सिस्टम पहले से रहा है। एक चीज मैंने और देखी है कि जब ड्यूरिंग प्रिपरेशन करते हैं ना, उस समय आदमी थोड़ा इमोशनली वीक होता है ना, तो वो छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत इरिटेट हो वल्नरेबल होता है, बहुत ज्यादा वल्नरेबल होता है। परिवार के अंदर जैसे उसको पता चला कि मदर है, नॉर्मल बुखार है, तो भी उसको इतना सीरियसली लेता है कि जैसे पता नहीं घर के अंदर क्या हो गया, तो उन सब चीजों को छोड़ के उन चीजों के अंदर लग जाता है। वैसे ये सब इससे याद आया कि जब अपन तैयारी करते थे तो कई बार ऐसा लगता था यार एग्जाम के दिन ही अगर तबीयत खराब होगी तो क्या होगा। साल भर तैयारी की है, उस समय एंड टाइम पे बीमार, नींद लेट खुली, सुबह कुछ हो गया तो क्या होगा, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो क्या होगा। और वाकई सब पॉसिबिलिटीज हैं और फेयर चांस है कि मतलब इसमें कुछ हो सकता है उन सब चीज़ों को। लेकिन मेरे ख्याल से यूपीएससी भी तो वही तलाश रही है कि आप सारा स्ट्रेस को मैनेज कर पाएं, इतना मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स को आप देख पाएं, सब कुछ को कोप करते हुए फिर आप आगे जैसे उन्होंने बोला कि आप झारखंड छत्तीसगढ़ के या कहीं दूर दराज से हो, आप दिल्ली आ गए, आपकी दुनिया ही उलट पुलट गई। और चाहिए भी तो उसको वही ना, क्योंकि आप जाओगे सेवा में तो घर के छत के ऊपर थोड़ा ना अपना आप ब्रांच खोलोगे, जाओगे तो आप कहीं तमिलनाडु में सेवा दोगे, कभी आप लक्षद्वीप जाओगे, कभी आप अंडमान निकोबार जाओगे और बार बार जाओगे। पर मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जैसे ये बात आपने भी पॉइंट आउट की कि हम अपने होम टाउन से, छोटे शहर से या गांव से आके दिल्ली आए, अब आने के बाद आपकी दुनिया बदली, आपके वो जो दोस्त थे या जो फैमिली थी उससे एकदम से थोड़ा कनेक्शन कम हो गया। तो वो एक्चुअली साइकोलॉजी वाले ये बोलते हैं कि भाई एकदम सडन नहीं होना चाहिए, वो भी ग्रेजुअल होना चाहिए। होता क्या है, कई बार हम लोग ऐसा करते हैं कि आज मैं दिल्ली आया हूँ यूपीएससी की तैयारी करने, अब मुझे आईएएस बनना ही है, तो उसके लिए एक बार तो सारे फ्रेंड्स और सारे सबका फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर ही चेंज कर लो। मतलब इनफैक्ट मैंने भी किया था ऐसा तो फ़ोन नंबर चेंज कर लिया, गलती कर करके सीखता है। तो फिर बाद में रियलाइज हुआ कि वो गलती थी, एकदम से सडनली नहीं करना चाहिए था। लेकिन अच्छा है, विद्या ददाति विनयम, अभी एग्जांपल दिख लिया, इतने हम्बल, इन्होंने तुरंत एक्सेप्ट भी कर लिया सब कुछ लिखने पढ़ने सीखने के बाद कि हाँ ये वाली गलती तो हो गई। नहीं, फिर बाद में उसको करेक्ट भी किया, थोड़ा थोड़ा फिर से वापस अच्छे दोस्तों से बात करना शाम के समय शुरू किया फ़ोन पर, इवनिंग वॉक करते करते, तो उससे चीज़ें ठीक हुई।
वो अभिषेक बच्चन वाला आइडिया है, वॉकिंग टॉकिंग सब। वॉकिंग एंड टॉकिंग। नहीं, थोड़ा सा फिजिकल कुछ न कुछ होना चाहिए, जैसे शाम को बाहर बहुत निकले हैं, एकदम नहीं तो आज के समय में अपन अधिकतर है वो ऑनलाइन भी देखते हैं तो आंखें और ये सब, फिर शाम के समय में सिर दर्द भी होने लग जाता है, ये सब चीजें, तो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है। दिमाग काम करना बंद कर देता है अगर 15-20 मिनट नहीं चल रहा, आधा घंटे नहीं चल रहा। एक सर मेंटल हेल्थ के अंदर जैसे हम ज़्यादातर ये करते हैं कि फियर मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे मैंने पढ़ा तो एक एंग्जाइटी होती है, एक फियर होता है। एंग्जाइटी में क्या होता है, हम सिचुएशन को, हाइपोथेटिकल सिचुएशन को इमेजिन करते हैं कि मेरा पेपर छूट गया तो, मेरा एग्जाम पे नहीं पहुंचा तो, ये सारी चीज़ें हम करते हैं एंग्जाइटी, और वो एंग्जाइटी होती है और उसकी वजह से हर ह्यूमन की परफॉर्मेंस डाउन होती है। फियर होता है जब नहीं यार, मैं थोड़ा सा इस पे डिफर करूंगा, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी तो जरूरी है परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए। वो नहीं, ये तो कर्व होता है यार, डॉटसन कर्व ऐसे बनता है। एक लेवल के बाद नहीं होनी चाहिए, बट बिल्कुल ही निश्चिंत है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर तो आप ऐसा करके आओगे बिल्कुल ऐसा नहीं, फिर वो आपका कालजाई परफॉर्मेंस निकलेगा भूतपूर्व टाइप का कि भाई ऐसा तो ना भूतो ना भविष्य टाइप का है। पर ये गौरव क्या कहना चाह रहा है? फिर सेकंड चीज होती है सर फियर होता है जब इवेंट घट गई और उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस हमेशा बढ़ती है। फॉर एग्जांपल कि आपके सामने कुत्ता आ गया, आप तेज़ दौड़ोगे जितना हमेशा दौड़ते हो, क्योंकि वो इवेंट हो चुकी है। तो फियर मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एंग्जाइटी मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेंटल हेल्थ की। 100 में से 99 चीजें तो कभी होने वाली भी नहीं है वो। हाँ, 95% एंग्जाइटी कुछ नहीं होने वाला वो, 100 में से 99। दो लोग जो रिजल्ट क्लेम कर रहे हैं वो फियर मैनेजमेंट का नतीजा है कि हमारा नहीं हुआ तो क्या होगा, उस टाइप का। पर इसमें एक बात है, जो असफलता को हैंडल करने वाली बात तुम बोल रहे थे ना, तो उसमें क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा भरे हुए हो, बहुत दुखी हो, पर आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पा रहा जिससे आप खुल के सारे वीकनेसेस, सारी वल्नरेबिलिटीज डिस्कस कर सको खुल के। ये बहुत रेयर है, बहुत ऐसा कोई दोस्त शायद ही आपको मिलेगा जिससे आप सारी हर तरह की वीकनेस अपनी, हर तरह की वल्नरेबिलिटी शेयर कर सको। हमारे हिंदी साहित्य में एक हमारे कवि हुए विजय देव नारायण साई, उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैंने उस समय पढ़ ली थी जब मैं तैयारी कर रहा था, और वो मेरे हमेशा काम आई। वो लिखते हैं कि सच मानो प्रिय, इन आघातों से टूट टूट कर रोने में कुछ शर्म नहीं। रोने में शर्म नहीं करनी है। सच मानो प्रिय, इन आघातों से टूट टूट कर रोने में कुछ शर्म नहीं। कितने कमरों में बंद हिमालय रोते हैं, मेजों से लगकर सो जाते हैं कई पठार। कितने सूरज गल रहे अंधेरों में छिपकर, हर आंसू कायरता की खींच नहीं होता। सही, वाह। मतलब अरे हर आंसू कायरता की खींच नहीं है भाई, कभी रोना भी पड़ जाए, कभी आपको ज्यादा ही इमोशनल फील हो रहा हो तो कोई अच्छा व्यक्ति रिलायबल हो, आप तभी तो माना हुए ना, मशीन नहीं। परिवार और समाज का भी कुछ रोल होता है कि फैमिली कैसे डील करती है उस चीज को। तो अगर मतलब मैं इतनी बोल रहा सोसाइटी चेंज हो जाएगी कल, बट अगर थोड़ा फैमिली थोड़ा उसको थोड़ा, जैसे अभी भी मैं कई मिनिस्टर से MP से मिलता हूँ यार, हमारा तो UPSC नहीं हुआ था तब, तो आज भी उनके दिमाग में 30 साल पहले जो एग्ज़ाम नहीं दिया उतना मतलब उसका ट्रॉमा है। आप देखना YouTube पे कई वीडियोस मिलेंगे आपको कि भाई अब तो मैं यहाँ पे आया हूँ बट मैंने भी UPSC दिया था, मेरा इंटरव्यू नहीं आया। अभी जर्नलिस्ट मिलेगा, बोला मेरा तो मेंस नहीं निकला। मतलब अभी भी 20-20, 25-25 साल पुराने ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ हो ना कुछ, कि एक्सीडेंट हो गया हो कार के साथ, तो वैसा कुछ छवि बना रखा है कि 90s 2000 से। तो इतना सीरियस कुछ नहीं है, मतलब इसको अगर वो नहीं करने के बाद MP मिनिस्टर बन रहे हैं या फिर बहुत सीनियर जर्नलिस्ट बन रहे हैं या कुछ कंपनी फाउंड कर रहे हैं, तो मतलब इट्स ओके। कुछ लोग उसको नॉस्टैल्जिया के रूप में भी याद करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, वो बहुत अच्छी बात है। बट अभी भी ऐसे कि मतलब ऐसे कि किसी को कुछ प्रूव करना है कि मेरा 5 साल पहले 10 साल पहले पेपर नहीं निकला था। और आई थिंक परिवार का काफ़ी बड़ा रोल होता है इसमें, कि अगर उनको पता है कि भाई यहाँ सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा और बोल देंगे कि नहीं, पर वो ये आप कहना तो चाह रहे हो, दुख अपना बांटना भी चाह रहे हो, पर वो पता चला अगला ही उसका भैया रॉन्ग डिसीजन क्लेम हो रहा है, मतलब रॉन्ग रैंक्स क्लेम हो रही है, तो उससे पता चलता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर परिवार का होगा या फिर जो भी इस वाले एपिसोड में खास कर कि मतलब अगर दो लोग बोल रहे हैं कि हमारा रिजल्ट है, 2 का तो होगा नहीं, और ऐसे 2 इंसिडेंट हो गए, इसका मतलब सोचो आप इमेंस प्रेशर। आप जो ये बात बोल रहे हैं कि 30 साल पुरानी, तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे, उनका जब राष्ट्रपति पद ग्रहण कर रहे थे तो बायोग्राफी आती थी न्यूज़ चैनल्स पर, उसमें वो स्पेशली मेंशन करते थे कि 3 बार UPSC दिया लेकिन नहीं हुआ। वो इंसान राष्ट्रपति बन रहा है, देश का सर्वोच्च पद है वो, और उसमें भी मेंशन किया जा रहा था। पर ये उनका बड़प्पन भी है कि ये उनका बड़प्पन इसको, जैसे गांधी ने अपनी आत्मकथा में बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज को खुलकर लिखा है। बट राष्ट्रपति जी नहीं बता रहे ना, ये बताना चाहता है कि जो न्यूज़ वाले हैं वो हाईलाइट कर रहे हैं उसको। अच्छा, वो बाकी सारी बायोग्राफी में वो वाले पॉइंट निकाल रहे हैं। उनका UPSC नहीं हुआ 3 बार, उसके बाद वो इतने सफल वकील रहे, इतना नहीं शानदार तो उनका अब करियर UPSC रहा। की नौकरियां तो बांट रहे हैं, हाँ, उन्हीं के साइन उन्हीं का साइन होता है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि इतनी बड़ी, जैसे मैं जब स्टूडेंट्स या गैदरिंग से इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं उनको कई बार बोलता हूँ
कि आपके पास मतलब ये जीवन का आदि और अंत नहीं है, जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, इसको एक किसी भी और एग्ज़ाम की तरह ही देखो, और ये नहीं निकला तो सकता है इससे बेहतर कुछ हो जाए। अच्छा, अपन क्या क्या देखते हैं, कई बार अपन देखते हैं कि कोई है जो कितने मीटर ऊंची पंचक्की लगी हुई है विंडमिल, उसके बड़े बड़े पंखे जोड़ रहा है कोई आदमी चढ़ के, कोई तो समंदर में गोते लगा के पाइपलाइंस जोड़ रहा है। हम ऐसा भी कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब है ना। तो बहुत कुछ है दुनिया में, इतने बड़े बड़े तंत्र और ये सब चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों का सामूहिक प्रयास है। आप भी कॉग इन द व्हील बनो, कुछ अच्छा करो। तो इस तरह से बता। वैसे भी नॉन कन्वेंशनल करियर्स का जमाना है। यूपीएससी के मैंने एक बार एक आर्टिकल पढ़ा था कि कितना सुंदर होता है यूपीएससी में फेल होना। मतलब यूपीएससी में अगर आप फेल हो भी जाते हो, पर आपने यूपीएससी की तैयारी ढंग से की थी, अगर 1-1.5 साल 2 साल जो अच्छे चेंज हो जाता है, तो उससे आप वो इंसान जब आपने यूपीएससी की तैयारी की थी जो थे, उससे 1.5-2 साल में बहुत मैच्योर और बहुत ब्रॉड थिंकिंग वाले, आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच वाले आदमी बन जाते हैं। एकदम गीता में कृष्ण जी को कृष्ण जी अर्जुन जी को बोलते हैं कि जीतोगे तो राज्य मिलेगा और मरोगे तो मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। ये प्रोसेस वैसा ही है, जीतोगे तो आपको जो आपने चाहा था वांछित, उसके बाद और नहीं तो अगर आपको मान लीजिए किसी वजह से नहीं हुआ, तो आप इतने रिफाइंड और इतना कुछ सीख के निकलते हो कि जिस भी फील्ड में आप जाओगे ना, आप अलग करोगे, थोड़ा अच्छा एचआर में जाओगे तो अच्छे एचआर मैनेजर बनोगे, किसी कंपनी में जाओगे अच्छा आप वहाँ का मैनेजमेंट संभालोगे, किसी भी फील्ड में जाओगे आपको फायदा होगा, आपको और ज्यादा नॉलेज पॉजिटिव ही रहेगा, किसी भी टॉपिक पे बात कर पाओगे। सबसे बड़ा तो इंडिया में इम्पोर्टेंट नेट पॉजिटिव है कि आप किसी भी टॉपिक पर नॉन कन्वेंशनल करियर। बिल्कुल सही बात है। जैसे हम जब 90s में ग्रो अप हो रहे थे तो कोई भी पूछता था, छठी क्लास में पढ़ते थे तो वही बोलते थे डॉक्टर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, सीए बनेंगे, आईएएस बनेंगे, कोई ज़्यादा बोलता था। अभी जैसे मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ तो किसी को यूट्यूबर बनना है, किसी को एस्ट्रोनॉट, किसी को फैशन टेक्नोलॉजी में जाना है, किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, मतलब ये भी बोलते हैं कि आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, बट ये पहले जो ऑप्शंस एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, काफी लोगों को एक्टिंग में जाना है, डांसर बनना है, मतलब सिंगर बनना है, म्यूजिशियन, एवेन्यूज बहुत खुल गए, प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं एक्सप्रेस एक सोशल मीडिया का जो पॉजिटिव पावर देखते हैं वो ये भी है, ब्रॉडकास्टिंग में, इन सब चीज़ों में। पहले बहुत ही कम ऑप्शंस होते थे 70s इंडिया में ग्रोइंग अप, तो वो वैसे अब मारामारी नहीं रही है। अब इंडिया बहुत आगे निकल गया। पहले जब हम पैदा होते 300 बिलियन की इकोनॉमी थी, 3 ट्रिलियन की हो गई हमारे 30 साल की लाइफ टाइम, 10 गुना हो गई। तो अभी बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं। 3 से 30 एक और अच्छी चीज़ हुई है कि एजुकेशन का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। इसी तरह से अगर आप कुछ लिखते हो, कोई टैलेंट है आपके अंदर, आप अच्छा डांस करते हो, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि आपको पहले कोई ब्रेक नहीं मिल पाता था बहुत लोगों को। जैसे मैं छोटा था, जब मैं कविताएं लिखता था या मैं कोई आर्टिकल लिखता था, तो मुझे किसी संपादक जी के रहमो करम पे रहना पड़ता था कि वो मेरी कविता छापेंगे या नहीं। हो सकता है वो डस्टबिन में डाल दो, उन्हें अच्छी ना लगे, लिमिटेड डेमोक्रेसी सोशल मीडिया से एक फायदा भी है कि इतना डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है कि आप अच्छा है आपका कंटेंट तो वो पसंद किया जाएगा। तो ये भी एक फायदा हुआ, इसलिए बहुत ज़्यादा अपने को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे हमारे क्लासमेट्स जिनको क्लास में अच्छे नहीं थे, पढ़ाई में इतना नहीं थे, वो भी आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल सर, एक मेंटल इशू ये भी नया जो उभर के आ रहा है कि आपकी जो स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस होती जा रही है लगातार। आपने रील्स देखते हो ज्यादा, तो रील्स 1 मिनट भी नहीं देखते, 15 सेकंड के अंदर आपको दूसरी रील चाहिए, तो आपके ब्रेन को ऐसी हैबिट हो जाती है कि आपको हर 15 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद नया कंटेंट चाहिए, वरना आप। और यूपीएससी में क्या है, जो एक कंटेंट को अपन थोड़ा डीप में जाके तो पढ़ना ही पड़ता है, उसका फंडामेंटल समझने। लेकिन जैसे रील की वजह से दिमाग ऐसा हो जाता है कि आप जैसे ही पेज पढ़ते हो ना, क्या बोरिंग चल रहा है, क्या बोरिंग चल रहा है, रिवीजन नहीं कर पाते, और जब डेप्थ में नहीं जाते, जब जो टॉपिक पढ़ा हुआ है उसी के क्वेश्चन गलत होते हैं ना, तो वो फिर फ्रस्ट्रेशन होता है उसका दोबारा। तो मतलब वो एक नेगेटिव साइकिल के अंदर आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, कम पढ़ पाता है, फिर आगे और क्वेश्चन गलत होते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट होता है, तो वो एक नेगेटिव साइकिल में चला जाता है। तो रील्स को सर थोड़ा ये बिल्कुल सही है, उससे ब्रेन को गलत आदत पड़ती है। मोबाइल डी एडिक्शन सेंटर्स चल रहे हैं अब। लेकिन देखिए हमने भी कुछ रील्स बनाई हैं चैनल पर, आपको दिख जाएगी इन्हीं अधिकारियों के साथ में उसमें, लेकिन हमने कुछ काम की चीजें बताई है, थोड़ा सा फन बताया। हर तरह की तरफ फिर से मध्यम मार्ग लो, ओवरडू मत करो चीजों को। अगर 3-4 देख सर्वत्र वर्जित स्क्रीन टाइम को एक एक्सपेरिमेंट को, जैसे हम लोग तो अब इस साइकिल से बाहर निकल चुके हैं। अब हमारे पास काम है, हमारा काम के बाद बचे हुए समय में
हम रील भी देख सकते हैं, जो कि हम नहीं देख पाते ज़्यादा, वो अलग बात है। पर एस्पिरेंट को तो 1 से 1.5 घंटे मैक्सिमम है जो वो एक स्टिकर आता है, बाकी सब कुछ कर वो एक स्टिकर आता है नसीरुद्दीन शाह जी का, इसमें व्हाट्सएप पे चलता है, गुनाह है ये, तो वो गुनाह ही है, गुनाह ही तो नहीं करना है। गुनाहों के देवता नहीं बनना है। और यूपीएससी पुराण में इसकी बहुत खतरनाक सजा लिखी गई है। तो पर मैं एक चीज और उस सजा को एग्जीक्यूट करने वाले बहुत बैठे हैं। एक चीज और ऐड करना चाहूँगा। 2012 में मैं दिल्ली आया था और मुझे याद है कि उस समय तक मतलब मोबाइल तो पॉपुलर हो चुका था, पर SMS चलते थे उससे पहले, जब पैक डलवाते थे कि 50 SMS या 100 SMS टाइप रहता था। फिर 2012 में मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा तैयारी के दिनों में ही, यार एक बहुत अच्छी चीज़ आई है व्हाट्सएप। सबके साथ व्हाट्सएप, ये मैसेंजर इतनी बढ़िया चीज़ है, मज़ा आता है। फ्री है। मैंने कहा ठीक है, मैसेंजर डाउनलोड किया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अच्छा हुआ कि वो 2012 में आया, जब मेरे काफ़ी हद तक तैयारी हो गई थी। तो इसलिए मैं ये इसमें समझने वाली बात जो इसे टेक अवे है वो ये है कि हम लोग को चलो कम स्ट्रगल करना पड़ा सोशल मीडिया से कॉम्बैट करने में, पर अभी आपके साथ चूंकि कंसंट्रेशन टाइम कम हुआ है और हम लोग खुद ये फील करते हैं, हमारे ऑफिस का बहुत सारा काम व्हाट्सएप पे चलता है, तो हम उससे स्क्रीन टाइम घटाने की बहुत कोशिश करते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एक्सपीरियंस को मैं कहूँगा, आप खोलते किसी चीज़ के लिए पहुँच कहीं हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ये करना ही पड़ेगा। अभी सर लोग व्हाट्सएप भी कम देखते हैं। व्हाट्सएप पे ये देखते हैं स्टेटस सबका, वो उसका स्टेटस जा के सबको क्लिक करके स्टेटस। अब आपके जो कॉन्टेक्ट लिस्ट में कितने नाम है, तो आप दिन में 10 बार उनका स्टेटस देखो, अब क्या लगाया, अब क्या लगाया। तो पढ़ते समय उसके माइंड में तो ये चलता है कि अब उसने क्या स्टेटस लगाया, अब वो कहाँ घूम रहा है। फिर वहां से अपने आप को रिलेट करता है, अच्छा ये तो उसके साथ 2-4 लोग पकड़ लो, उन्हीं का देखो, सबका मत देखो। मैक्सिमम सोशल मीडिया ऐप स्टूडेंट्स अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है कि आप कर लेंगे तो ठीक रहेगा आपके लिए। दोस्तों, इस शानदार डिस्कशन में 1 मिनट का ब्रेक लेकर आपको बताना चाहता हूं कि देश का सबसे अफोर्डेबल यूपीएससी प्रोग्राम पाथफाइंडर की टीम आपके लिए लेकर आई है। तो हम आपके लिए लाए हैं यूपीएससी 2024 और 25 के लिए अग्निपथ बैच, जो आपकी तैयारी करवाएगा प्रीलिम्स मेंस दोनों की। लाइव क्लासेस इसमें होंगी, टेस्ट सीरीज भी आपको शामिल करके दी जा रही है, एंड ऑप्शनल में ज्योग्राफी ऑप्शनल भी हमने लॉन्च कर दिया है। तो आप जीएस का अग्निपथ बैच प्लस ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच एक साथ भी चूज कर सकते हैं। और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए 15 जुलाई से बोध बैच आ रहा है, जो प्योर हिंदी में होगा। शुद्ध हिंदी में ये बैच रहने वाला है, और इसमें आपको जो भी डिस्कशंस, जो भी क्लासेस हैं, वो सारी की सारी लाइव रहने वाली हैं, और यहाँ पर टीचर्स के साथ आपका बहुत अच्छा इंटरेक्शन होगा। कोर्स को अवेल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को भर दीजिए, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, रीच आउट करेगी। दूसरा तरीका, नीचे जो लिंक दिए गए हैं, डायरेक्टली आप उन पर जाकर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। तो अब इसी के साथ हम फिर से हमारे शानदार राउंड टेबल डिस्कशन पर जाते हैं, एंड एंजॉय द वीडियो। तो इसके बाद हम आपके फील्ड एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बात करना चाहेंगे। आप सभी इस वक्त फील्ड में हैं। गौरव जी, आप अभी जस्ट अपना प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट कर रहे हैं या खत्म करने वाले हैं। तो आप लोगों ने कैडर अपना कैसे सिलेक्ट किया? क्या आपकी सोच थी कि मुझे इस कैडर में जाना है, और आप लोगों का फील्ड एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है? प्रेम सुख जी, आपके साथ शुरू करेंगे। आप गुजरात कैडर में IPS हैं। सर कैडर जो जिस समय भरते हैं उस समय तो अब बताने जैसी चीज़ भी नहीं है, कुछ आइडिया नहीं रहता है, बस देखा और जुलूल कुछ भी भर देते हैं। जब मिलता है उसके, जैसे कैडर भरते समय ये देखते हैं, अच्छा ये अपने घर के पास है और यहाँ घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, यहाँ पे ये है, यहाँ जाएंगे, यहाँ घूमेंगे, इस तरह से कुछ भी भर देते हैं। बाद में जब रिजल्ट आता है, सब लोग बात करते हैं आसपास, अच्छा ये मिलने वाला है, तब उस समय ये चीज़ें चलती है और फिर जो मिलता है वो मिल जाता है। और जहाँ तक सर मेरे गुजरात कैडर की बात है, तो मुझे अभी काफ़ी अच्छा है वो सर लग रहा है, और काफ़ी अच्छा सर एक्सपीरियंस रहा है कि इमेज शांत प्रदेश की है गुजरात की काफ़ी। सर एकदम लॉ एंड ऑर्डर की अच्छी सिचुएशन है वहाँ पे। पर्सनल लाइफ भी अच्छी है और प्रोफेशनल लाइफ भी है वो अच्छी है। पर्सनल लाइफ में भी आदमी को अपने लिए भी टाइम मिल जाता है, फैमिली के लिए भी टाइम मिल जाता है, और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी वहाँ की जो आम पब्लिक है सर, उनकी भी एक ऐसा मन के अंदर एक ऐसी थिंकिंग है, जैसे अभी नॉन कन्वेंशनल जो फील्ड का बोला, हर आदमी के मन में ये रहता है कि मैं कुछ न कुछ अपना बिजनेस करूं। उनके माइंड के अंदर ये बिजनेस की चीज़ है वो चलती रहती है। वो जैसे पान की अपनी दुकान खोलेगा तो उसको लेकर भी खुश है, उसके माइंड में ये कि ये मेरा बिजनेस है, ये मैं खुद कर रहा हूँ। तो हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप ये बहुत अच्छा वहाँ पे कल्चर, ये गुजरात में शुरुआत से काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंड रहा कल्चर है। और उनके मन, जैसे सर मैं कई बार देखता हूँ कि मेरे ऑफिस के अंदर मेरे बहुत सारे जो कांस्टेबल्स है या क्लर्क है, उनके पास मैं देखता हूँ कि उनके पास फॉरेन के, जैसे USA के हैं, उनके फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, उनके पास जैसे परमानेंट जो रेजिडेंट का जैसे ग्रीन कार्ड है वो सब भी है। तो वो एक अच्छा जो पूरा क्राइटेरिया है वो बन के। जहाँ तक सर मैंने जो फील्ड के एक्सपीरियंस की
की बात है, अभी मैं एसपी है जामनगर। तो जामनगर जो डिस्ट्रिक्ट है वो इंडिया की जो इकोनॉमी के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डिस्ट्रिक्ट है, और वैसे समुद्र की बहुत लंबी एक जो बॉर्डर है वो कोस्ट लाइन बहुत लंबी है गुजरात बड़ी, की। 2 रिफाइनरी वहाँ पे हैं, उसके बाद में बड़ा एयरबेस और नेवी का एयरबेस और ये सब। तो इन सब के बीच में कोस्ट गार्ड है, इन सब के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन, और जो अपना मैक्सिमम फॉरेन से जो ऑयल का इंपोर्ट होता है और उसका वो मेन ट्रैक रूट, तो आपस में सब सर्विस के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन रखना है, किस तरह से ये सब चीज़ें हैं। तो वह तो थोड़ा नया तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो फील्ड के अंदर सीखने को है वो। तो आपका जो कैडर है उसमें आपको ना केवल नॉर्मल पुलिसिंग वाला काम बल्कि मैरीटाइम सिक्योरिटी इनसे भी एसोसिएटेड बहुत सारे आपको उनका कार्य करने को कोऑर्डिनेशन मिल रहे हैं। और फिर उनका आपस में कहाँ तक जुरिस्डिक्शन है, फिर वहाँ पर कैसे किस तरह से इमिग्रेशन और वो सब चीज़ें जो नहीं मिलती है दूसरी जगह, वो सब चीज़ें वहाँ पर है वो। आपने कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है जिसके बारे में आप पब्लिकली बता सकें हमारे चैनल पे, तो प्लीज बताइए। गुजरात एकदम शांति स्टेट है, वहाँ पे कोई ऐसा बड़ा ऑपरेशन या ऐसा कुछ की जरूरत नहीं है, लेकिन आम पब्लिक के अंदर वहाँ पे जो माइंड सेटअप है वो ये है कि भाई एकदम शांति रहनी चाहिए। थोड़ी सी भी चीज़ ऐसी होती है तो पब्लिक को ऐसा लगता है कि ये नहीं, और इसीलिए वहाँ पर जो बिजनेस जो है और दूसरी सब चीज़ें वहाँ पे प्रेफर करती है। जैसे मैं जामनगर में ये सब चीज़ें, इसके अलावा वहाँ पे इंडिया का लगभग 70% के आसपास की ब्रास इंडस्ट्री भी वहाँ पे है, बहुत बड़ी यूनिट्स वहाँ पे है। तो बाहर से जो माइग्रेट जो पब्लिक है वो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर कॉस्मोपॉलिटन और ये सब चीज़ें भी है, वो अलग अलग स्टेट की चीज़ें भी वहाँ पे देखने को, जैसे जामनगर के अंदर लगभग 1.5 से 2 लाख के आसपास की बाहर की लेबर्स और ये सब प्रवासी बहुत रहते हैं, प्रवासी, तो उनकी अपनी एक अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स और ये सब चीज़ें रहती है। और फिर जो सी एरियाज है तो वहाँ पर एनडीपीएस की, जैसे पाकिस्तान से अभी अफगानिस्तान के अंदर और ये सब चीज़ें हो रही है, तो एक ड्रग्स की बहुत बड़ा चैलेंज वहाँ पर रहता है, और सब एजेंसी साथ में मिलकर और अच्छा काम भी कर रही है, और बड़े बड़े ड्रग्स के कंसाइनमेंट भी है वो पकड़े जा रहे हैं। सूरज जी, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आप छत्तीसगढ़ कैडर में आईपीएस अधिकारी हैं, काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा कैडर। मेरा ये मानना था, जैसे पहला तो नेचुरल चॉइस था मेरा होम, वो नहीं मिला। दूसरा कमिश्नरेट सिस्टम करके आगमुड डाला था, वो नहीं मिला। उसके बाद मेरी रैंक पे और कार्डर्स नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे लोग को मिले हैं मेरी रैंक के बाद भी, तो मैंने वैसे कुछ नहीं डाले थे, मैंने सारे नक्सल कार्डर डाले थे। उसमें सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ का नाम चलता था, थर्ड चॉइस वही था, वो मुझे मिल गया। अच्छा, कार्डर मिलने के भी कई सारी चीज़ें रहती है, एक आपकी रैंक, फिर वैकेंसी होनी चाहिए, उसमें भी इनसाइडर आउटसाइडर का भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। तो जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम है वैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम की बात की लाइफ भी है, तो सब चैलेंजिंग है और इंटरेस्टिंग है ऑब्वियसली। और यहाँ छोटा सा आपको बीच में रोकना चाहूँगा और दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सूरज जी उत्तर प्रदेश से हैं। हाँ, तो मेरा ये मानना था कि अगर आप आईपीएस हैं तो आपके प्रोफाइल में जैसा अमूमन बाकी सब चीज़ें रहती हैं, उसके अलावा अगर कुछ यूनिक दिखे उस टाइप का भी कुछ रहे, तो उस हिसाब से इंटरनल सिक्योरिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो अपन पढ़ने के दौरान भी, तो अच्छा। और चैलेंज इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी, ये अपनी फंडे शुरू से क्लियर है। तो भगवान ने जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी दी तो उस क्रम में मुझे काम करने को भी मिला। तो मैं दंतेवाड़ा में एडिशनल एसपी था और वहाँ पे हमने एक चुनाव भी करवाया था, उसमें मैं पुलिस नोडल भी था। तो सारे फोर्सेस का इंडक्शन डी इंडक्शन और पूरा उनका स्टे और सब कुछ सेफ्टी सब कुछ अच्छे से, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे वो। और उसके बाद एक नई गॉड्स ग्रेस से मुझे एक नया ज़िला सेटअप करने का भी चांस मिला, तो दैट वाज अगेन अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो वहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला जब आप सारी ब्रांचेस खुद ही और कम रिसोर्स में, क्योंकि नए ज़िले में कुछ भी नहीं होता, ना ऑफिस होते हैं ना घर होते हैं, सब कुछ आपको बनाना है। तो डिफरेंट ब्रांचेस खोलनी है, सारे रजिस्टर्स और हर चीज़ एकदम स्क्रैच से शुरू करने, तो दैट वाज अगेन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बड़ा मज़ा आया, मतलब अभी तक तो बड़ा मज़ा आया, आगे देखते हैं क्या रहेगा। और आपने दंतेवाड़ा का जिक्र किया, तो दंतेवाड़ा तो हम पढ़ते हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ की पोस्टिंग आपकी कैसी रही? अगर आप पब्लिकली कुछ शेयर कर सकें हमारे साथ। छत्तीसगढ़ जो है, मैं इसमें कुछ भी बताऊं से पहले कुछ जोड़ना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ की जो नेशनल लेवल पे जो एक आम इमेज जो बन रखी है कि नक्सल प्रभावित है, लेकिन होता क्या है कि जैसे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं वही नेशनल मीडिया में हाईलाइट होते हैं, तो आप अमूमन साल में 2 या 3 जो 4 खबरें छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ते हो तो वो आप नक्सल इंसिडेंट से रिलेटेड पढ़ते हो, तो आपके मन में ये रहता है। कई लोग दोस्त वगैरह भी वहाँ बुलाता हूँ कि आ जाओ, तो उनको लगता है रायपुर एयरपोर्ट से ही शुरू हो जाएगा लोग स्वागत कर, ऐसा कुछ नहीं है। एक टाइम था वहाँ पे लगभग 1/3 पार्ट जो था नक्सलिज्म इन्फेस्टेड था। अभी
आज की स्थिति में काफ़ी स्ट्रांग होल्ड पे है पुलिस, और काफ़ी हमने माइलेज ले लिया है और उनको काफ़ी बैकफुट पे ढकेल भी रखा है। इंसिडेंसेस होते हैं। दंतेवाड़ा में आपने मेरे से पूछा कि क्या राज, तो एक दो इंटरेस्टिंग ऑपरेशंस जो कभी कभी क्या होता है कि आप ज़्यादा उत्साह में, अति उत्साह में जो है ना, तो आपसे गलती भी होती है, आप मिसकैलकुलेट कर जाते हैं। हालांकि हम लोग इंट वगैरह को बहुत अच्छे से एनालाइज करके ही निकालते हैं ऑपरेशंस वगैरह। तो एक ऑपरेशन में मैं खुद, एक क्या ऐसे 2-3 ऑपरेशन थे कि सरप्राइज मेंटेन करने के लिए वो छोटी पार्टी में निकल गए थे, बहुत छोटी पार्टी, 25 लोग। वो आप देन यू आर टॉकिंग अबाउट एन एरिया विच इज़ कोर ऑफ नक्सलिज्म। दंतेवाड़ा सुकमा बॉर्डर पे अपन एक ऑपरेशन में बैठे हैं एम्बुश में। अपन को यही, फिर जब पहुंच गया उसके बाद थोड़ा सा जब दिमाग में सोचा तो ये सोचा कि यार कर क्या रहा हूँ मैं मतलब डेफिनेटली मतलब रिस्क और रिवॉर्ड प्रोपोर्शनेट होते हैं, बट ऐसा भी रिवॉर्ड और रिस्क का वो नहीं होना चाहिए प्रोपोर्शन की, मतलब लेने के देने पड़ जाएं। तो लकली उस दिन बड़ा अच्छा भी रहा और एक अच्छा ऑपरेशन भी हुआ था उस दिन। 8 लाख का इनामी एक नक्सल हम न्यूट्रलाइज किया था हम लोगों ने। बट ऐसे कुछ मौके रहते हैं जहाँ पे आपको मतलब जोश में नहीं, होश में ज़्यादा काम लेना चाहिए, जैसा कि यूपीएससी प्रिपरेशन में भी बोलते हैं कि जोश नहीं होश। तो बाकी दंतेवाड़ा हम भी गए थे भारत दर्शन पे, हमारे 18 प्रोबेशनर ऑफिसर, वहाँ पे बढ़िया क्रिकेट खेला था। 25 जनवरी 2015 की बात है, और अगले दिन अच्छे से फ्लैग पे आया था। बिल्कुल जो परसेप्शन है छत्तीसगढ़ के बारे में, आई थिंक बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है जो परसेप्शन। हाँ, परसेप्शन मतलब जनरल परसेप्शन मत बनाइए। बाकी ये है कि हाँ, आपको कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बहुत सारे आईडी प्रोन एरियाज़ रहते हैं, ब्लास्ट साइट्स हैं। मैं जब दंतेवाड़ा में पोस्टेड था तो मैंने सोचा कि चूँकि ये लोग फियर साइकोसिस पे काम करते हैं, दहशत का एक साम्राज्य कायम करना है, तो मैंने ये सोचा था कि मैं जितनी भी ब्लास्ट साइट्स हैं उन पे जानबूझ के जाता था। मेरा एक ड्राइवर, एक गनर रहता था। अब मैं अपनी गाड़ी में 3 AK रखता था, ड्राइवर के पास भी AK, गनर के पास भी, मेरे पास भी AK। तो हम लोग घूमते ही रहते थे। किसी भी ब्लास्ट साइट पे उतर गए, वहाँ पे फ़ोटो खींचा, बढ़िया से सब जगह डाल दिया, सब जगह की। मतलब अब देखो कोई ऐसा कुछ नहीं है, मतलब है बट हम नहीं डरते, डर कम करने के लिए, तो उससे फोर्सेस का मोराल बढ़ाने के लिए। तो अपने अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं, मेरा एक ये था। तो और एक काफ़ी पॉपुलर छवि ये रहती है कि पुलिस का एक ही कार्य है, ऐसा नहीं है। पुलिस के माध्यम से सरकार कई नक्सलिज्म वाले लोगों को हथियार डालने पर भी प्रेरित कर देती है, एंड उसमें भी पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। कुछ आर्टिकल्स मैंने भी पढ़े हैं उसके बारे में। तो डेफिनेटली इट इज़ अ सक्सेसफुल ऑपरेशन दैट इज गोइंग ऑन पॉलिसी लेवल पर। जिन एरियाज में मतलब वैक्यूम है, वहाँ पे तो पहले तो रिस्पॉन्डर्स पुलिस ही हैं। चाहे वो स्वास्थ्य की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं तो उसको मुहैया कराना, या शिक्षा से रिलेटेड कई सारी चीज़ें, बहुत सारे कैंप्स लगाते थे हम लोग। बहुत सारे, जैसे आपने बोला क्रिकेट आपने खेला, तो हम लोग दूर दराज के इलाकों में जाके स्पोर्ट्स सामग्री वगैरह वितरित करके उनके साथ मैच आर्मी करती है ना, चीज़ें प्रोवाइड कराती है। तो ये है। बाकी मेन ये है कि बहुत सारी एजेंसीज रहती हैं जो काम करती हैं ऐसे किसी भी चैलेंजिंग एरिया में। खासकर इंटरनल सिक्योरिटी के फ्रंट पे मुझे लगता है अपने घर का कचरा खुद को साफ करना होता है। तो हर जगह इंटेलिजेंस गैदरिंग से लेके ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने का जो मेन जिम्मेदार एजेंसी होती है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस है। चाहे वो आप हिस्टोरिकल जो एग्जांपल्स हैं तो वो वहाँ की पुलिस ने ही किए हैं। यहाँ भी चाहे वो ग्रे हाउंड रहा हो या पंजाब वगैरह या असम वगैरह का, यहाँ भी छत्तीसगढ़ पुलिस इज़ डूइंग एक्सेलेंट जॉब, एंड आई एम वेरी श्योर इन टाइम्स टू कम थिंग्स विल बी मच बेटर। बिल्कुल, आप जैसे अधिकारी के हाथ में अगर पुलिस का जिम्मा है तो आई एम श्योर बहुत अच्छा ही रहेगा। अब मैं निशांत जी आपसे पूछना चाहूँगा, आप राजस्थान कैडर में IAS अधिकारी हैं। एक तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि राजस्थान का इतना क्रेज़ क्यों है? मैं देखता हूँ कई टॉप IAS ऑफिसर जो रैंकर्स हैं वो राजस्थान कैडर चूज़ करते हैं। मैं भी राजस्थान से ही हूँ वैसे, जिनको नहीं पता उन्हें बता दूँ, पर IAS में ऐसा क्रेज़ क्यों है? वाई राजस्थान? देखिए, मैं खुद राजस्थान से नहीं हूँ, तो मेरा पहली चॉइस मेरा होम स्टेट था जो कि यूपी है, और सेकंड चॉइस मेरा राजस्थान था। तो जो राजस्थान, क्योंकि जनरली एक ट्रेंड रहता है कि पहली चॉइस आदमी अपना होम स्टेट भरता है, तो ये देखने वाली बात है कि सेकंड चॉइस लोग राजस्थान क्यों करते हैं। आपका क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि सेकंड चॉइस में सब राजस्थान ही क्यों प्रेफर करते हैं। तो उसका मुझे जो रीज़न लगता है, उस समय जैसा कि प्रेम सुख ने बोला, उस समय कुछ पता नहीं होता। आइडियली होना तो ये चाहिए कि हम थोड़ा रिसर्च करें और देखें कि किस कैडर का एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर कैसा है, उस बेस पे चुने। पर उसमें तो पढ़ाई ही रहती है ना, प्री और मेंस की तैयारी। आप कोई थर्ड जनरेशन ब्यूरोक्रेट तो हो नहीं कि आपको सब कुछ पता रहेगा, ना ही आपकी एक्सेस किसी ऑफिसर तक होती जिससे आप पूछ लें। तो उसमें आपको अपनी गैस के आधार पर ही भरना होता है। तो उसमें 2 फैक्टर काम करें, मेरे लिए भी और सबके लिए करते हैं, जो आपने क्वेश्चन पूछा है। पहला कि ये पीसफुल स्टेट है, ये माना जाता है और है भी। दूसरा सबसे मेजर जो है वो है टूरिज्म, जिसमें मैंने बाद में नौकरी की। तो टूरिज्म जो है वो राजस्थान में बहुत पायनियर रहा है राजस्थान इसमें। बाद में बाकी स्टेट्स
एक्टिव हुए, पर शुरुआत दिनों में हेरिटेज टूरिज्म को, राजस्थान के जो फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, उनको हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट करके और किस तरह से वहाँ पे राजस्थान की जो कलरफुल संस्कृति है, मतलब इट्स टू फैसिनेटिंग टू हैंडल। आप तो खुद से वाकिफ और आपको लगातार कॉल भी आते रहते हैं टूरिज्म से रिलेटेड, है ना, तो इतना फैसिनेटिंग है कि लोगों को ये लगता है कि भाई यही है बढ़िया। मतलब अगर फर्स्ट आपको होम स्टे, क्योंकि अपनी मातृभूमि तो सबको प्यारी होती है, पर सेकंड चॉइस वो नॉर्थ इंडियंस का तो राजस्थान ही रहता है। स्कोप बहुत है काम करने का, वो तो है ही, क्योंकि राजस्थान, तब भी मैं ये मानूंगा कि अमंग सो मैनी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, राजस्थान काफ़ी बेटर गवर्न्ड स्टेट है। और वहाँ पे ई गवर्नेंस भी थोड़ा पहले शुरू हो गया था। पंचायती राज हम सबको पता है पहले राजस्थान में शुरू हुआ था। RTI का मूवमेंट भी पहले राजस्थान में शुरू हुआ था। तो इस तरह से राजस्थान में मतलब जो डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज है वो काफ़ी बेटर है। तो ऐसे में काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो मुझे लगता है कि राजस्थान इसलिए एक नेचुरल चॉइस बन जाता है। ओके, तो आपने बताया कि आप टूरिज्म डिपार्टमेंट में भी कार्य कर चुके हैं और अभी फिलहाल आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं एक ज़िले में। तो दोनों में क्या फ़र्क रहता है, एक DM के तौर पर या एक डिपार्टमेंट में या मिनिस्ट्री लेवल पे जब एक IAS अधिकारी काम करता है तो क्या डिफरेंस आ जाता है रोल में? देखिए, IAS जो सर्विस है उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ही है कि शुरुआती ईयर्स में आप फील्ड में रहते हो, SDM, CO जिला परिषद, नगर निगम कमिश्नर, फिर DM। तो वहाँ पे आप जो पब्लिक पॉलिसी जो ऑलरेडी बनी हुई है, एक्ट्स बने हुए, रूल्स बने हुए, पॉलिसीज़ बनी हुई है, स्कीम्स बनी हुई है भारत सरकार की और राज्य सरकार की, उनको इम्प्लीमेंट करते हो फील्ड में। और कुछ सालों बाद जब आप सीनियर हो जाते हो और आपकी कलेक्टरशिप का टाइम ख़त्म हो जाता है, तब आप किसी डिपार्टमेंट को हेड करते हो या फिर आप किसी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बनते हो, मिनिस्ट्री में जाते हो, वहाँ पे जाके आप पॉलिसी मेकिंग करते हो। तो बेसिकली कुछ सालों में तो आपने पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया और उसके कुछ सालों बाद आपने पॉलिसी मेकिंग की। तो आप यू कैन बिकम ए बेटर पॉलिसी मेकर इफ़ यू हैव इम्प्लीमेंटेड द थिंग्स इन योर अर्ली करियर। तो मेरे को लगता है कि जो डिफरेंस है, ये मेजर डिफरेंस है दोनों ही तरह की पोस्टिंग्स में। और एक और डिफरेंस अगर समझने के हिसाब से समझें तो जब आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हो तो आप एक जिले के, जो मतलब इंडिया में जिले बहुत बड़े बड़े होते हैं, देश में लगभग इस समय 750 जिले हैं, तो एक जिले के सभी डिपार्टमेंट्स की मॉनिटरिंग करते हो आप, सभी, एनीथिंग अंडर द सन, हर किसी चीज़ को आप देखते हो। और जब आप डिपार्टमेंट के हेड होते हो तब आप केवल उस डिपार्टमेंट का पूरा स्टेट देखते हो। तो दोनों में ये डिफरेंस है। जब आप DM हो तो एक जिले के सारे डिपार्टमेंट देखते हैं, और जब आप डिपार्टमेंट के हेड होते हो तो आप सारे डिपार्टमेंट नहीं, केवल वही डिपार्टमेंट देखते हैं, पर वो पूरे स्टेट का देखते हैं। राइट। तो टूरिज्म में जैसे आपने राजस्थान में कार्य किया, आपने बहुत सारे नए फेस्टिवल्स करवाए, कुछ जालोर में अभी आप जहाँ तैनात हैं वहाँ पर आपने रेनोवेशंस भी करवा रहे हैं कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस पे, उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये वो काम है जो एस्पिरेंट सोचते हैं हम करेंगे जब हम IAS अधिकारी बनेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसे जो ड्रीम्स एक एस्पिरेंट देखता है दे कैन बी फुलफिल्ड जब आप इस एग्जाम में सिलेक्ट हो जाएंगे। देखिए, बहुत सारे एरियाज़ हैं जिनमें काम किया जा सकता है, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, पंचायती राज, एजुकेशन, हेल्थ, सबका अपना अपना एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली डायरेक्टर टूरिज्म के रूप में काम करने की, तो उसके एक्सपीरियंस से मुझे ज़िले में भी फ़ायदा हुआ। और अभी जो राज्य सरकार है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रही है टूरिज़्म के क्षेत्र में और आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में। जैसे एक एग्जाम्पल है, जालोर का फोर्ट है जो बहुत पुराना, बहुत हिस्टोरिकल फोर्ट है। तो अभी बजट में अनाउंसमेंट हुआ, उसमें रोड बन रही है जो पूरा ऊपर तक जाएगी, पहाड़ी पर जो कि क्योंकि वैसे वो उस पर ट्रैक करके जाना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऐसे ही जो मोन्यूमेंट्स हैं उनका इल्यूमिनेशन और इस तरह से जो रेनोवेशन और कंजर्वेशन के काम है, ये भी मुझे थोड़ा टूरिज्म की पोस्टिंग के दौरान पता चला। पहले मुझे इतना इनका आइडिया नहीं था कि आर्कियोलॉजिकल मोन्यूमेंट्स, उनका कंजर्वेशन भी अलग तरह से होता है। नॉर्मल जो वर्कर हैं वो उसमें नहीं कर सकते, उसके लिए अलग तरह के एक्सपर्ट्स होते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जो है अभी वो आर्ट एंड कल्चरल टूरिज्म पे काफ़ी फोकस कर रही है। ओके, गौरव जी आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक आपका सर्विस में? तो मेरा राजस्थान कैडर है और मेरा तो फर्स्ट चॉइस ऑब्वियसली होम स्टेट था, तो वही मिल गया मुझे। तो अभी मैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपको अलग अलग पोस्ट पे सभी के ऊपर 1-1.5 महीने का एक्सपीरियंस दिया जाता है। आप 1 महीने के लिए तहसीलदार भी हो, फिर आप BDO का भी काम करते हो, SDM का भी काम करते हो, नगर पालिका में भी आपको EO लगा देते हैं। तो जो सर्विस के दौरान हम चीज़ें सोचते हैं ना, उनको एग्जीक्यूट करने का मतलब वन ऑफ द परफेक्ट टाइम है ना आपका प्रोबेशन में होता है। आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई प्रेशर भी नहीं है, आप जैसे कर सकते हो। आप जैसे मतलब कि बहुत टाइम हम सोचते हैं कि गांव में, अभी हमारे यहाँ प्रशासन गांव के संग चल रहा है, तो गांव में बैठते हैं, वहाँ पर लोग आते हैं कि मेरा पट्टा इतने सालों से नहीं बना, या मेरा ये ना म्यूटेशन नहीं खुला,
छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं, उनको आप बस थोड़ा सा सुन के आप उनको दूर कर देते हो, वो बहुत खुश होके जाते हैं, बहुत दुआएं। तो वो अपना एक नेचुरल जो मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना एडमिनिस्ट्रेशन का, वो मतलब अभी तक मैं फील कर पा रहा हूँ। जैसे अभी नगर पालिका में था, तो राजस्थान में जनरली अभी गर्मी में बहुत ज़्यादा मतलब कि गर्मी पड़ेगी तो मतलब जो पशु पक्षी हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनका तो सुनने वाला कोई है नहीं, कि उनका तो कोई नेता तो है नहीं आपके पास आके बता देंगे। तो उनके लिए भी आप ना मतलब कि पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो कि आप सभी भामाशाह बनो। हमारे राजस्थान में ये होता है कि जो भी डोनेट करने के लिए कम्युनिटी का बहुत पार्टिसिपेशन है राजस्थान में। तो बाय द वर्च्यू ऑफ योर पोस्ट, मतलब मैंने कहा कि हमें से ना मतलब पशु पक्षियों के लिए कुछ करना है, तो सभी लोग आ गए और सभी लोगों के कंट्रीब्यूशन से हमने लगभग हर पेड़ के ऊपर परिंदे लगा दिए। अब ना मतलब कि हमें मतलब उम्मीद है कि मतलब कोई पक्षी इस वजह से नहीं मरेगा कि उसको पानी मिली। और इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, ना गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का यूज़ किया, लोगों के रिसोर्सेज थे, लोगों ने यूज़ किया, उनके घर के आसपास पेड़ पौधों पे वो लगे, अब पानी भी वही डालेंगे क्योंकि उनको ये फील है कि ये परिंदे हमारे हैं। तो एक्चुअली सारी चीज़ उनकी, पैसा उनका, एफर्ट उनका, इमोशंस उनके, बस आप चैनलाइज कर सकते हो। ये चैनलाइज करने क्यों? क्योंकि आपकी जो पोस्ट है उसकी वर्च्यू है वो। तो ये चीज़ मुझे मतलब काफ़ी अच्छी लगती है। कई बार ऐसा होता है सर कि भाइयों का मतलब कि लड़ाई चल रही है 20-25 सालों से, उनको उनके रिश्तेदारों ने सभी ने समझा लिया, लेकिन वो 20-25 सालों से ज़मीन की लड़ाई नहीं निपट रही। लेकिन आपके पास आते हैं, आप जो बताते हैं वो सुन रहे होते हैं, मान भी लेते हैं। और कई बार ना मतलब कि हम खुशकिस्मत होते हैं कि वो मतलब मुद्दा सलट भी जाता है, तो मतलब क्यों मान लेते हैं? बाय द वर्च्यू ऑफ योर पोस्ट। तो ये इस मतलब कि पोस्ट की मतलब सबसे ठीक बात है और जो सबसे बढ़िया बात है कि आप ना लोगों की लाइफ में ना चेंजेस ना ला सकते हो, जो मैं अभी तक मतलब कि फील कर पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आपने बताया। और भामाशाह के बारे में मैं बता दूं, जो लोग राजस्थान से नहीं है उन्हें शायद नहीं मालूम होगा, भामाशाह एक बहुत ही दानदार व्यक्ति थे जिन्होंने महाराणा प्रताप को अपनी लगभग सारी संपत्ति, धन दौलत सौंप दी थी कि आप मेवाड़ के लिए अपना आर्मी कैंपेन चलाइए, लड़ाइयों में जो पैसा चाहिए। तो राजस्थान में जो दान करता है उसे भामाशाह की उपाधि दी जाती है। मिथकी पात्रों में कर्ण को दानवीर बोलते हैं और ऐतिहासिक पात्रों में भामाशाह को बिगेस्ट दान डोनर जो भी है वो भामाशाह है। और बहुत सम्मान होता है समाज में जिसको भामाशाह की उपाधि दी जाती है। तो जिनके नाम उन पे लिखे गए हैं तो समाज में इज्जत मानी जाती है। तो वो सब लोग अपने नाम के लिए ना एक्स्ट्रा एफर्ट वो मतलब वो अपने, मैं जिस जिले में हूँ अभी, तो अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी न्यूज़ भी आई थी फ्रंट पेज पे कि हमारे ज़िले में जो प्रवासी लोग हैं जो बाहर रहते हैं, वो अपने माता पिता की याद में, अपने परिवार के पूर्वजों की याद में हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बहुत सारी ऐसी दान की चीज़ें उन्होंने अपने बनवा रखी हैं। उसमें नाम आ जाता है, होता वो गवर्नमेंट नहीं चलाती है उसको, पर उसमें उनके परिवार का नाम आ जाता है। तो वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और ये पश्चिमी राजस्थान में बहुत कॉमन है। बिल्कुल, पश्चिमी राजस्थान में ये बहुत ट्रेंड है कि लोग भामाशाह, तो हम उनको भामाशाह ही बोलते हैं, और वो भामाशाह आते हैं और वो खुद ही कहते हैं कि सर बताइए हम जिले के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने गांव में कुछ करना चाहते हैं। इसमें मैं वही जोड़ना चाह रहा था, जब हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ की तो हमने कहा सपोर्ट सिस्टम्स क्या हैं, तो हमने सोचा कि मतलब महाराणा प्रताप कैसे बनता है, जब शक्ति सिंह जैसा भाई होता है, चेतक जैसा घोड़ा होता है, भामाशाह जैसे दानवीर होते हैं, तो महाराणा प्रताप बनता है। बिल्कुल। तो जस्ट इससे आप सारी वल्नरेबिलिटीज मेंटल हेल्थ पे वापस आते हैं। इससे आप सारी वल्नरेबिलिटी, सारी वीकनेसेस महाराणा प्रताप भामाशाह को कह पाए कि देखो मुझे परेशानी हो रही है। बिल्कुल, उन्होंने सपोर्ट किया। जिसका राजपाट चला गया राजा, उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में आप सोचिए, जो जंगलों में भटक रहा है। सबसे नहीं कहा उन्होंने, भामाशाह जैसे रिलायबल आदमी से कहा और सबसे सपोर्ट ले लिया। अच्छा, एक जो सवाल कई ब्यूरोक्रेट्स के सामने रहता है और स्टूडेंट्स ज़्यादा सोचते हैं, तब सोचते हैं कि हमारा वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होगा। हालांकि अभी सिलेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन एक चिंता बनी रहती है कि जब सर्विसेज में जाएंगे तो परिवार से दूर कहीं पोस्टिंग आएगी, अन्य स्टेट्स में जाना रहेगा। तो आप लोगों का वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर क्या एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि एस्पिरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अभी से इस बारे में ना सोचें। पहले वो अभी के बैलेंस और अभी के एंग्जाइटी मैनेजमेंट करके एक बार यूपीएससी को क्वालिफाई करने पे ही फोकस करें। जब ओखली में सर दिया तो मुसल से क्या डरना। और बाकी बाद में, अभी बाद के चैलेंजेस के बारे में नहीं सोचना है, वो बाद में उसको चैलेंज को हैंडल करने के और दूसरे तरीके भी मिल जाएंगे, वो सब हो जाएगा। बाकी फिर भी अगर इसका जवाब देना हो तो मैं कहूँगा कि वर्क लाइफ बैलेंस की बात ये है कि अगर आप फील्ड पोस्टिंग्स में होते हो तो जिसको वर्क लाइफ बैलेंस हम कॉर्पोरेट में बोलते हैं वो तो देखो हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों को 24 घंटे अपना फ़ोन चालू रखना पड़ता है। और अगर वीकेंड है तो वीकेंड का मतलब कंप्लीट हॉलीडे नहीं होता, और आप अपना जो हेडक्वार्टर्स है जहाँ पोस्टेड है उसको ऐसे ही छोड़कर कहीं घूमने नहीं जा सकते, उसके लिए प्रॉपर ड्यू परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस आपको एक ही काम उसमें करना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्क को लाइफ मान के ही
आपको थोड़ा अपने एटीट्यूड को चेंज करके खुश रहना सीखना पड़ेगा, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप ये सोचेंगे आवर्स में चलेंगे कि भाई 10 बजे ऑफिस जाऊंगा, 6 बजे वापस आऊँगा, 6 बजे के बाद 7 बजे अगर फ़ोन आएगा तो मैं उसको ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा, तो वो नहीं बैठेगा। क्योंकि परेशानियाँ जो हैं वो वीकेंड देख के या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस या डिज़ास्टर या कोई भी इशू आग लग गई, इसका एक थोड़ा सा समग्र समेकित पहलू ये भी है कि वैरायटी बहुत रहती है ना। तो आप ऐसे रोलर कोस्टर टाइप का भी रहता है, कई बार आपको डिफरेंट असाइनमेंट मिलते रहते हैं। कुछ असाइनमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप जो सो कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस तथाकथित रूप से आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, कुछ असाइनमेंट ऐसे हैं जहाँ पे आप कर पाएंगे, तो आप उस चीज़ के लिए तैयार रहिए। और यूपीएससी ने जो स्कीम ऑफ थिंग्स बनाई है उसमें उसने मल्टीटास्कर ही चाहे हैं, तो एक मल्टीटास्किंग एबिलिटी यहाँ भी आपको कि लाइफ और वर्क को कैसे आप बैलेंस करके चल रहे हो, तो वो प्रिपरेशन के दौरान भी ऑटोमेटिकली वो गुण आ ही जाता है जब आप अपनी पर्सनल लाइफ को, प्रिपरेशन को बैलेंस करके चल रहे हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी को बैलेंस करके चल रहे हैं। और फील्ड में भी ऐसा नहीं होता कि जीएसबी 4 पेपर है, मल्टीटास्किंग में आप देखो ना, फील्ड में ऐसा कहाँ होता है कि एक बड़ी समस्या आई तो दूसरी समस्या वेट करी, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं एक फाइटर आया लड़ा, फिर दूसरा आया वेट कर रहा था तब तक कि नहीं लड़ना है, वो एक साथ 10-20 समस्या आएंगी और आपको सबको करना है और बढ़िया से करना है, तो ये रहता है। सेकंड जो है कि सर जो जितना भी आपको टाइम मिलता है वो क्वालिटी टाइम में यदि आप कन्वर्ट कर पाते हो, जैसे घर पे चलो आप 1 घंटा भी दे पा रहे हो, लेकिन वो 1 घंटा मतलब आप क्वालिटी का दे पा रहे हो ना, तो मतलब वो घर वाले एडजस्ट कर लेते हैं उस हिसाब से। जैसे जो ऑक्यूपाइड आदमी होता है वो कम समय को ज़्यादा अच्छे से यूज़ करता है, और जो थोड़ा खाली टाइप होता है वो, और आपने दिया तो 2 घंटा लेकिन आधे घंटे 1 घंटा रील देखते रह गए और उसमें धीरे धीरे वो समझ डेवलप हो रही है। तो ऑक्यूपाइड होने वाले आदमी फिर उस 1 घंटे को भी बड़े क्वालिटी ऑफ टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट। ऐसे तो दिन भर बैठे रहो, बात ही नहीं कर रहे, कुछ मूवी देख रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और एक सेकंड ट्रांजिशन बड़ा टिपिकल होता है, क्योंकि आप ऑफिस में होते हो, ऑलमोस्ट हर जगह आप ना बॉस होते हो, तो आप हर जगह ऑर्डर दे रहे होते हो, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम, और जैसे ही आपका मतलब कि घर पे गए रिवर्स हो जाता है कि आपको ऑर्डर मिल रहे होते हैं कि ये सब्जी लानी है, धनिया लाना है, पुदीना लाना है, तो है हाँ, तो मतलब वो ट्रांजिशन हो रखी है। अच्छा तो मतलब वो ट्रांजिशन इतना जल्दी आपको करना पड़ता है, ये एक थोड़ा सा मतलब टिपिकल हो जाता है स्टूडेंट के लिए। आपको ये लग रहा होगा कि इतना कैसे बोल रहे हैं कि शादी हुई थी। मुझे लगा अभी बहुत यंग अभी सिलेक्ट हुए हैं तो प्रोबेबली नहीं, सब कुछ लाते हैं, धनिया और पुदीना उन्होंने बाड़ी में बो रखा है वो लाना। तो ये पुलिस को लेकर ज्यादा वैसे रहता है कि वर्क लाइफ बैलेंस पुलिस वालों का बहुत ही बिगड़ा रहता है। बिल्कुल, पुलिस के अंदर पुलिस की नेचर ही ऐसी है, जॉब की नेचर ऐसी है कि उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो टाइम लेकर तो आएगी नहीं। और पुलिस में अब जो सिटी है उनका भी कल्चर नया हो रहा है। जैसे मैं अहमदाबाद सिटी के अंदर डीसीपी था, तो सिटी के अंदर है वो लोग नाइट के अंदर ज़्यादातर घूमते हैं, नाइट के अंदर काम करते हैं, तो दोपहर को 1-2 बजे तक आपके ऑफिस में कुछ भी नहीं होगा, बाहर से भी ऐसे कोई फ़ोन नहीं आएंगे, कुछ परेशानी नहीं। अचानक शाम को 4 बजे के बाद में चीज़ें स्टार्ट होगी और रात को 2 बजे तक 3 बजे तक यहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, क्राइम भी उसी टाइम हो रहा है ज़्यादातर। अभी आप डिस्ट्रिक्ट में आ गए तो डिस्ट्रिक्ट में एकदम बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट में ये होगा कि गाँव के अंदर लोग रात को 8 बजे के आसपास है वो सो जाते हैं, तो नाइट में सुबह से एक्टिव, नाइट में ऐसी कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। तो अलग अलग जगह की अलग, तो ये जैसे गौरव ने बताया, तो वो आपको चेंजिंग तुरंत की भाई बस एडेप्ट करना है, पोस्टिंग के हिसाब से खुद को नहीं। आप मतलब यकीन मानिए बहुत, बल्कि हम बात भी कर रहे थे अभी मुश्किल से कुछ 2-3-4 दिन पहले, अभी भी मुझे जुकाम है और बुखार था, वायरल फीवर वगैरह, एंटीबायोटिक लेके बढ़िया दोपहर में धूप में गर्मी में ड्यूटी करके आया हूँ, क्योंकि आपका विकल्प भी नहीं होता। आपकी ड्यूटी लगी है, जैसे कांस्टेबल्स हैं, हेड कांस्टेबल्स है, तो आप चेंज कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सैकड़ों हैं, आपको लगाया है वहाँ पे, आपको प्रभारी बना दिया, तो फिर आप ही हो ना। तो ये आई एम श्योर इसने भी बहुत बार किया होगा कि तबीयत खराब है फिर भी कर रहे हैं। वो कोई विकल्प आपने रात पर काम किया है तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने नाइट ड्यूटी की। दिस इज हाउ चैलेंजिंग दिस थिंग इज, एंड दैट इज हाउ इट इज, दैट इज व्हाई इट इज सेड कि पुलिसिंग इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो। और इस पुलिस की ट्रेनिंग भी इसीलिए इतना मतलब अच्छे से कराते हैं। बिल्कुल। तो इस जॉब में कभी आप दोनों को ऐसा फील हुआ कि शायद थोड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, कभी ऐसा हो कि भीड़ के सामने आप कोई रोकने जा रहे हैं, एनी इंसिडेंट्स लाइक दैट? नॉर्मली ऐसा नहीं है, जैसे गुजरात बहुत शांत है, लेकिन कई बार आपको कुछ ऐसे बदमाश होते हैं और कुछ होते हैं, उनके ऊपर आप कार्रवाई करते हो तो थोड़ा बहुत तो आपको कहीं ना कहीं लगता है, और उनकी साइड से भी है वो ऐसा मैसेज आता है। जैसे मैंने एक FIR दर्ज की थी और काफ़ी सीरियस था उसके अंदर, तो उसने वहाँ पे बोला था कि मेरे को जब भी मौका मिलेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में कि इस पुलिस वाले को मैं देख मतलब लूंगा, मैं शूट कर दूंगा, इस तरह से ये सब चीज़ें हैं वो
बोली। तो ये सब चीजें, लेकिन इन सब चीजों को सोच के अपन बैठ नहीं सकते। ये तो आपके जॉब के साथ के पोर्शन है, तो ये job सब चीजें हजार चलती रहेगी, ये सब चीजें चलती रहेगी। तो इनको सोच के अपन परेशान हो कि ये कर दिया तो ये हो आपको ना जाएगा, ये एक कर दिया तो ये हो इंटरेस्टिंग मेरे को याद आ गया सिक्योरिटी थ्रेट से एक इंसिडेंट। मेरी जो पहली पोस्टिंग हुई थी वो उदयपुर जिले में एक ट्राइबल एरिया है। एक्चुअली कई लोगों को लगता है कि राजस्थान में भी बहुत सारा, साउथ राजस्थान में अच्छे खासे कई जिले हैं जो ट्राइबल पॉपुलेशन जहाँ पे है। तो मेरी पोस्टिंग एक जगह हुई थी, कोटड़ा उस जगह का नाम था, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल है और मैं वहाँ SDM था। तो वहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया तो अमंग सो मैनी अदर थिंग्स एक इंसिडेंट ऐसा था जिसमें एक पर्टिकुलर विलेज था जो फॉरेस्ट एरिया में आता था, पर वहाँ कुछ ट्राइबल लोग रहते थे। ऐसा कॉमन होता है कि वन क्षेत्र में बहुत सारे ट्राइबल्स लोग निवास करते हैं। तो वहाँ पे एक रोड की डिमांड थी कि यहाँ पे रोड बननी चाहिए, और वो काफ़ी लंबे समय से चल भी रही थी और एजुकेशन काफ़ी हैवी लेवल का हो चुका था ऑलरेडी। तो क्या होता है, चूँकि रूल्स इस तरह के होते हैं फॉरेस्ट के कि डाइवर्जन करना होता है। अगर आपको फॉरेस्ट में कोई इंफ्रा रिलेटेड काम करना है तो पहले आपको प्रॉपर एक प्रोसेस है, उसके थ्रू जाके डाइवर्जन करके उस लैंड को फ्री करना होगा और कहीं और उसके एवज में फॉरेस्ट को लैंड देनी होगी। तो वो प्रोसेस चल रहा था। खैर एनीवे, जब मैं गया तो फिर दोबारा से उनका अल्टीमेटम आ गया कि अब हम फिर से वो एजिटेशन करेंगे, और वो काफ़ी थोड़ा डरावना सा होता था। तो मैंने ये उस समय शायद अनुभव की कमी कह लो या फिर ज़्यादा ही उस समय नए नए थे, तो मैंने सोचा कि एक बार उनको हम सुनते हैं बजाय उनसे डरने के, क्योंकि हैं तो वो हमारे ही लोग। तो हमने क्या किया कि मैंने सभी डिपार्टमेंट्स को लेके डिप्टी SP साहब और PWD के ऑफिसर्स, BDO साहब, सबको लेके हम एक पूरा, वो गांव भी मेरे ट्राइबल जहां मेरी हेडक्वार्टर था वहां से ऑफिस भी 2 घंटा दूर, बहुत डिस्टेंट था। तो हम वहाँ जैसे तैसे करके 2 घंटा ट्रैवल करके गए। वहाँ जब गए तो उन्होंने एक संकेत होता उनका कि भाई एक ढोल बजा के उन्होंने सबको बुला लिया और हम उनके बीच में एक खाट पे जाके बैठ गए और मैंने ये बोला, जबकि मुझे थोड़ा कहा था सब लोगों ने कि आप सर गलत कर रहे हो, ऐसे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि कुछ। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जो जिससे हम बात करें और वो अपनी बात ना करें। तो हमने उनको, मैंने कहा कि मैं आया हूँ और शाम तक मैं यही बैठा हूँ, जब तक आप अपनी सारी बात नहीं बताओगे और हर समस्या आप नहीं बताओगे तब तक मैं नहीं जाऊँगा। और उन्होंने अपनी भाषा के हिसाब से हमने समझी जितना हम करके, और 2-3 चीज़ें हमने हाथों हाथ करवा दी। तो उससे उनको इतना कॉन्फिडेंस जमा, उसके बाद वो डाइवर्जन भी हुआ, वो प्रोसेस करना था, वो प्रोसेस हमने किया और मैं जब वहाँ से चला गया उसके बाद वो रोड भी बन गई। तो मतलब मेरा ये, मुझे उससे ये सीख मिली कि कोई भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, लोग आपको सिक्योरिटी थ्रेट के नाम पे डराए भी, तो ये जो हमारे लोग हैं वो अगर उनको सुना जाए, ये मुझे प्रशासन की एक सबसे बड़ी लर्निंग भी लगती है। जैसे मैंने शुरू में बोला था, कंसल्टेटिव अप्रोच, और लोगों को सुन के अगर हम समाधान करें तो अच्छा समाधान निकलता है। ओके, आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट जब थ्रेट लगा हो आपको? मैं तो एक इंसिडेंट शेयर ही किया, जब ऑपरेशन में गए थे, ऐसा 2 बार हुआ था। एक बार इंद्रावती के किनारे भी कर रहे थे हम लोग बारसूर में। तो ये तो है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगा हो या ना लगा हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बड़ा अनप्रडिक्टेबल रहता है कई बार, है ना। और आपने अमूमन सुना होगा कि फलाने ऑफिसर भीड़ ने मार दिया या गोली मार दी, ये हो गया, मतलब मॉब लिंचिंग भी सुना, बहुत कुछ सुना होगा। तो वो आपका प्रोफेशनल हजार्ड है, बाई प्रोडक्ट है, और आपको लगे या ना लगे उसकी संभावना हमेशा बनी रहती है। हो सकता है आपको लगे कि बिल्कुल ही नॉर्मल है और बिल्कुल लहूलुहान हो गया, तो ये सही बात है, आपको लगे तो लगे, वो संभावना बहुत ज़्यादा बनी, क्योंकि जॉब उस तरह का। कभी आप कहीं गए हैं, ऊपर से छत के ऊपर से पत्थर स्टार्ट हो गए, जहाँ आपको लगा ही नहीं कि कुछ भी थ्रेट नहीं है, वहीं कुछ भी थ्रेट नहीं है, तो वो कई बार सिचुएशन। जैसे दंतेवाड़ा में ही हम, जैसे मेरी गाड़ी जो है 4,000-5,000 किलोमीटर हर महीने करती थी, और दंतेवाड़ा के बारे में वो बड़ा है कि वहाँ IDs बहुत लगाते हैं। अभी आपने कुछ समय पहले सुना होगा 10-11 लोग वहाँ पे शहीद हो गए पुलिस वाले। तो कभी भी हो सकता है, अपन अपनी तरफ से सरप्राइज मेंटेन करते हैं, गाड़ी बदलते हैं, नंबर प्लेट बदलते हैं, या कई बार नहीं बदलते हैं, अचानक निकलते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजी लगाते हैं, बट लक तो लक है, वो इसका रोड भी बैठ सकता है, उसका रोड भी बैठ सकता है। तो इस कदर रिस्क रहता है, एलिमेंट तो हमेशा रहता ही है। बिल्कुल। तो सर्विसेज का चैलेंज है ये, और इस चैलेंज को आपको साथ लेते हुए इंस्पिरेशन के साथ मेरे ख्याल से पढ़ना चाहिए। तो हमने आपकी सर्विसेज के बारे में बात करी, लेकिन एक अभी समय गया पिछले 3 साल का, जो कोविड काल था, उस समय आप लोगों को कुछ अपनी सर्विस में स्पेशल चैलेंज फील हुआ कि ये बिल्कुल अलग तरह का एक्सपीरियंस था? क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था ऑफ कोर्स कोविड, बट ब्यूरोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रशासन के नज़रिए से ये इसको मेरा बड़ा अच्छा इसमें था। इसमें ये था कि जैसे जब हमारा एकदम नया जिला था और मैं ही पहला SP था, तो वहाँ पे कुछ इंफ्रा वगैरह भी नहीं, इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी ऐसे ही था, बस 100 टाइप्स। तो जब शुरू हुआ तो पहले तो किसी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और हम लोग को और काफ़ी चीज़ें
पैरेलली करके चलनी पड़ रही थी। शुरू में हमारे यहाँ ऐसी हालत हो गई थी कि लोग निकल ही नहीं रहे थे, मतलब ड्यूटी पे जाने में मतलब उनको इतनी घबराहट हो रही थी, और विच वॉज वेरी नेचुरल। ऐसा नहीं कि हम लोग को इस पर गुस्सा आ रहा था, बट फिर मैंने ये डिसाइड किया कि लीडर शुड लीड बाय एग्जाम्पल। तो आपको बहुत सारा वो, मतलब मैं वही करता था, खुद माइक पकड़ लिया, चौक चौराहे पे जाके खुद ही वहाँ अपील कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे जब लोगों ने देखा कि एसपी साहब खुद ही कर रहे हैं, तो फिर सब और भी लोग साथ में शामिल होने लगे, और फिर सब पूरा बाकायदा फिर फ्लैग मार्च भी निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है बढ़िया से। तो ये था। और एक जो मैंने बोला कि मैं, जैसे लोग पूछते हैं आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हो, ये रहता है ना क्वेश्चन, तो मैंने क्या बोला कि वो पावर वाली बात जो बोली, पावर इज़ द एबिलिटी टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज। तो उस टाइम में मेरे को थोड़ा सा ऐसा, जब मैं सब तरफ से समाचार सुन रहा था कि ये फलाने ये हो गए वो हो गए, बहुत से लोग जो सोशल मीडिया वगैरह से जुड़े हुए थे, वो कोई कह रहा है रेमडेसिविर चाहिए, कोई कह रहा है टोस्लीजुमाब चाहिए, कोई कह रहा है गैस ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कोई कह रहा है कि हमें बेड नहीं मिल रहा है, कोई कह रहा है ICU नहीं मिल रहा है। तो फिर मैंने एक डेटाबेस तैयार किया था, मैंने ऐसे जस्ट सोशल मीडिया की पावर को अनलीश और यूटिलाइज़ किया। मैंने कहा कि ये बताइए कि कौन कौन वॉलंटियर करेगा इसमें, और किस किस ज़िले में, देश के किस किस ज़िले में आप लोग क्या क्या काम कर सकते हो। तो अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपना प्रोफाइल थोड़ा बहुत करके डाल, उसका मैंने बाकायदा एक डेटाबेस बनाया था। और शायद ही देश का कोई पार्ट हो जहाँ से हमने कुछ करके कुछ हेल्प ना की हो। बहुत बढ़िया। तो ये कोशिश की थी हमने। तो उसी समय आई थिंक आपने एक लाइब्रेरी भी सेटअप करी थी, जिसके बारे में मैंने पढ़ा था। दैट वॉज अगेन एन अटेम्प्ट टू लिव अ मोर मीनिंगफुल ह्यूमन लाइफ। तो अभी वो लाइब्रेरी अच्छी चल रही है, 1000 करीब उसमें स्टूडेंट हैं, मोस्टली ट्राइबल ही हैं, गरीब बच्चे हैं, उसमें से 15-16 की अभी नौकरी भी लगी है। तो दैट इज़ अगेन वेरी फुलफिलिंग काइंड ऑफ थिंग, बड़ा अच्छा लगता है। शायद इसीलिए सोचा भी था और यही करने आए भी थे और कर भी रहे हैं कोशिश पूरी। बहुत ही बढ़िया। आप लोगों का कैसा रहा कोविड के टाइम पर एक्सपीरियंस? सर मैं कोविड के समय में DCP था अहमदाबाद के अंदर, और अहमदाबाद पूरा इंडस्ट्रियल एरिया का हब, तो हमारे वहाँ से दूसरे स्टेट के अंदर ऑक्सीजन के जो टैंकर्स हैं वो पहुँचाने हो, ये सब, तो हम उस समय बड़े ये सब चैलेंज आते थे। तो हम एस्कॉर्ट दे के, पायलट दे के वहाँ से टैंकर्स निकलवाते थे। और बाकी का अहमदाबाद के अंदर जो मेडिकल हब के रूप में भी है वहाँ पे, तो दूसरे स्टेट से भी मान लो कोई क्रिटिकल आदमी है वो सब आते थे। तो जो हॉस्पिटल्स के अंदर किस तरह से मैनेज है वो चीज़ें, किस तरह से ये सब, तो बहुत एक ऐसी सिचुएशन थी, क्योंकि मैं जिस जोन का DCP था मैक्सिमम जो हॉस्पिटल्स थे वो वहीं पे थे। तो किस तरह से लोग 108 को फ़ोन कर रहे हैं, 108 के अंदर आ रहे हैं, किस तरह से लोगों को वहाँ पे समझाना है, किस तरह से करना है। तो ये बहुत ही लर्निंग वाला एक है वो फेज़ था। और कई बार ऐसा भी कि क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, एकदम नई चीज़ थी। फिर धीरे धीरे ये सब चीज़ें हैं वो डेवलप हुई। एक समय था मई या जून 2020 में, उस समय अहमदाबाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोविड केसेस आ रहे थे वहाँ पर। इसका रीज़न यही है, जैसा आप बता रहे हैं कि आसपास के क्षेत्रों से बहुत लोग आते थे, तो इट वाज मेकिंग हेडलाइंस। इवन आई रिमेंबर दैट टाइम। मेरे अपने कई रिश्तेदार अहमदाबाद हमने रेफ़र किए थे या शिफ्ट किए थे, तो डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग समय वो था। मेरे को तो कोविड की सबसे बड़ी लर्निंग ये लगती है कि गवर्नमेंट सिस्टम जो है ना, जिसको कई बार लोग कहते हैं कि सरकारी लोग पता नहीं अच्छे से काम नहीं करते हैं या जो भी है, लेकिन जब भी कभी कोई संकट आता है, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो कोई डिज़ास्टर हो, चाहे वो इलेक्शन का टाइम हो, गवर्नमेंट मशीनरी इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जहाँ पुलिस का काम था एनफोर्समेंट करना, लोगों को बाहर आने से रोकना, हेल्थ प्रोफेशनल्स का काम था लोगों को इलाज करना, उनकी केयर करना, पर साथ में जितने भी सरकारी एम्प्लॉइज़ थे, इंक्लूडिंग SDM, BDO, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम सेवक, टीचर, सफाई कर्मी, उन सबकी ड्यूटीज लगाई हुई गई थी। कोई क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी कर रहा था, कोई ऑक्सीजन का मैनेजमेंट देख रहा था, कोई भोजन का वितरण कर रहा था। इतनी सारी तरह काम थे और सारा ईच एंड एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑफ एवरी डिपार्टमेंट वाज इन्वॉल्व्ड। तो ये कोऑर्डिनेशन इतना बढ़िया, इतना अच्छा कोई कहीं इशू नहीं आता। वो भी मतलब ऐसा नहीं कि आप एक छोटे तालुके का कुछ मैसिव स्केल पे, मतलब अनइमेजिनेबल, इतना। ये बहुत इनक्रेडिबल सी चीज़ है जिस पे स्टडी भी होनी चाहिए कि कैसे जब भी कोई देश पर या समाज पर संकट आता है तो गवर्नमेंट सिस्टम एकदम से खड़ा हो जाता है, उसमें एक बटन दब जाता है और वो नॉर्मल कोर्स से आउट ऑफ बियॉन्ड जाके उसमें किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं, मतलब इसमें मैं ये मतलब यहाँ पे बैठ के हम लोग जब बात कर रहे हैं तो मैं इनफैक्ट मैं श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ हमारे बहुत सारे पुलिस वाले ऑन ड्यूटी, मतलब जो कहीं ना कहीं मेरे यहाँ खुद बहुत सारे लोग शहीद हो गए, मतलब ड्यूटी करते करते बीमार पड़े, शहीद हो गए। कुछ प्रॉब्लम थी उनको वो, और उससे वो ऐसे मैं आपको बताऊं, और ऐसे ही डॉक्टर्स वगैरह भी और नर्स वगैरह। क्या हुआ, जिस टीचर की ड्यूटी क्वारंटाइन सेंटर में लगाई हुई है वो भी वल्नरेबल है, उसको कोविड हुआ वहीं से और वो
से कम बिल्कुल। टीचर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया था राजस्थान में, स्पेशली मेरे यहाँ पर भी पटवारियों बहुत ने, टीचर्स ने, ग्राम ड्यूटी सेवकों करी। ने, तहसीलदारों ने, जी। सबकी डेथ हुई। जो लोग आगे आके काम कर रहे थे, मतलब किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं कि मैं क्यों करूं या मैं क्यों करूं या मेरी ड्यूटी कटवा, नहीं नॉर्मली ऐसे ड्यूटी कटवाने का या ऐसा, इसमें किसी ने ऐसा नहीं कि भाई मेरी ड्यूटी कट जाए, तो किसी का इसलिए ही भी बाद नहीं। में बहुत उनको बढ़िया कोरोना है। वीर भी बोला गया ना। जी जी। दैट वाज राइटफुली सेड। एक सवाल मेरे मन में था आप लोगों के जॉब से रिलेटेड। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ड्यूटीज़ आप लोग कर रहे हैं, जिला कलेक्टर हैं आप या फिर जिला के एसपी हैं, तो ऐसा कभी लगता होगा कि ये कितना काम हम कर रहे हैं। डू यू फाइंड समथिंग, ऐसा एक काम जो आपको आपका पैशन बन जाए कि ये काम करने में मुझे काम जैसा नहीं लगता है, बहुत ही पैशनेट प्रोजेक्ट है ये मेरा? ये तो एक्चुअली जो चीज़ आपकी हार्ट के क्लोज होती है ना, वो आपको थकान नहीं देती। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने बताया कि सभी डिपार्टमेंट्स को, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबको आप मॉनिटर कर ही रहे हो, राजस्व, पंचायती राज। लेकिन कुछ चीज़ें जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, अगर वो आप थोड़ा सा उन पे भी ध्यान दो ना, तो आपको काम में ही, जो आपका क्वेश्चन है ना, काम में ही सुकून मिलने लग जाता है। जैसे मुझे जो सुकून देता है, अगर मैं अपने बारे में बोलूँ, तो मुझे स्कूल्स और आंगनबाड़ी सेंटर्स और गवर्नमेंट हॉस्टल्स, कई लोगों को शायद पता नहीं होगा कि गवर्नमेंट हॉस्टल्स भी चलाती है। जैसे गांव है, पूरा इतना बड़ा जिला है, तो कुछ मेन जगहों पे गवर्नमेंट के हॉस्टल होते हैं, जहाँ पे बच्चे, प्रॉपर एंट्रेंस होता है, उसमें आके रहते हैं और वहाँ रह के पढ़ते हैं। कई बार उनके घर में पढ़ने का उतना अच्छा माहौल नहीं होता। तो जैसे मैं अपने ज़िले की बात करूँ, तो मेरा शुरू से ध्यान रहा है कि जो गवर्नमेंट हॉस्टल, मेरे ज़िले में 38 गवर्नमेंट हॉस्टल है, तो उनके बच्चों के लिए विशेष रूप से हमने सबने एक अधिकारी को एक हॉस्टल गोद दे रखा है। वो वहाँ जाते हैं, उनसे मिलते हैं, वहाँ के इंफ्रा को इम्प्रूव करते हैं। तो कुल मिला के बच्चे स्कूल के हों, आंगनबाड़ी के हों या हॉस्टल्स के हों, उनसे अगर आप वीकेंड पे या कभी कभी मिलते रहो ना, तो आपको काम भी है आपका वो मॉनिटरिंग करना, और साथ में आपको सुकून भी मिलता है। सर की बात के साथ मैं एक चीज़ जोड़ूंगा कि कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं, जबकि रियलिटी ये होती है जिले में पूरी टीम होती है। यस। उसमें जो हम तो सिर्फ देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, नीचे का जो स्टाफ है वो इतना डेडिकेटेड, रात को 10-10 बजे तक, 12-12 बजे तक। मैं पुलिस में तो ये देखता हूँ कि कभी कोई मना ही नहीं करता है, पूरी रात ड्यूटी की, उसके बाद अगले दिन की ये रिपोर्ट वहाँ पे भेजनी है, वो तुरंत उसको बनाएगा। तो ये तो हम सौभाग्यशाली है कि नाम आता है कि साहब हमने किया, ये किया, जबकि रियल में काम वो पूरा स्टाफ है वो करता है सब कुछ। बस जिले के कप्तान आप हैं तो नाम हाँ, आपका बस सबसे नाम आगे हमारा आएगा। ये हो जाता है कि साहब अच्छा, हमने किया, जबकि रियल में इसमें जैसे निशांत ने बोला ना स्कूल वाला, वो मेरा भी फेवरेट पार्ट है, क्योंकि जैसे ट्रेडिशनली तो जैसे अपन क्राइम कंट्रोल हुआ, क्राइम डिटेक्शन वगैरह हुआ, या आपका जो लॉ एंड ऑर्डर, पीस एंड ये सब मेंटेन रहे, डेवलपमेंट के लिए अच्छे कंडीशंस बने रहे, वो सब तो रहता ही है। तो जैसे बच्चे भारत का भविष्य है ना, भावी कर्णहार हैं, है ना, होनहार हैं। यही बच्चों में से कुछ बच्चे भावी क्रिमिनल भी तो है ना। तो आपका कंस्ट्रक्टिव डायलॉग अगर उनके साथ नहीं है, आप उनके साथ में उनको सही बातें नहीं बता रहे हो, दिशा नहीं दिखा रहे हो, तो जैसे हर कॉर्पोरेट की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो मुझे लगता है लिमिटेड वे में सिविल सर्वेंट्स की भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बहुत से लोग आपको एडोर करते हैं, एडमायर करते हैं, फॉलो करते हैं, वो आपकी बात को लकीर, पत्थर की लकीर भी मानते हैं। तो उनसे पॉजिटिवली इंगेज करना, उनको काउंसिल करना, उनको उसको इतर तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए, उसको एक सिविक एक्शन का, कम्युनिटी पुलिसिंग का एक बहुत ही पॉजिटिव पार्ट मान के लोगों को करना ही चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सर ऐसा ही एक्सपीरियंस हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी है। हम एक दिन गए थे, मैं डीएम सर, आशीष मोदी सर हैं, साथ में गए थे। तो मतलब 11th-12th के बच्चों को जब पूछा कि सरकारी स्कूल थी जो सर विवेकानंद मॉडल स्कूल्स है, तो उनसे पूछा कि ना मतलब कि आप 12th के बाद क्या करोगे, तो लगभग सभी लोग मतलब कि पता भी नहीं था कि नीट IIT पेपर भी होते हैं या हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो उसके बाद सर की डायरेक्शन में हमने भी प्रोजेक्ट भविष्य टाइप का ऐसा चलाया, क्योंकि अभी इस एग्ज़ाम के प्रोसेस के थ्रू आए हुए हैं। तो हमने फिर जो 150 लगभग कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनको हमने मतलब कि अलग अलग जगह, जैसे कि एक एरिया, एक स्कूल को सिलेक्ट किया, उसके आसपास जैसे कि 5-6 किलोमीटर की जितनी भी स्कूल है, उन सभी जो 9, 10, 11, 12 के बच्चों को बुला लिया और उनको कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, और उनको फ़िल्टर वाइज, यदि आप नीट में फेल हुए तो डेंटल भी कर सकते हो, डेंटल में भी फेल हुए तो आयुर्वेद वगैरह वाली और है वो भी चीज़ आप नहीं कर सकते, BSc नर्सिंग कर सकते हो। उनको मतलब बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटी, ताकि उनको मतलब एक तो सभी कैरियर्स के बारे में पता चल जाए, सेकंड जो मेंटल प्रेशर है वो कम हो जाए कि हाँ दूसरे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं हमारे साथ। एक चीज़ मैं एस्पिरेंट को बताना चाहूँगा कि हम सभी ये वर्क का डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं भी उन्हें ये लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें हम कैसे करेंगे,
तो ये एग्ज़ाम की प्रोसेस आपको सब करवा देगी। इस प्रोसेस के अंदर ही आप मतलब उस तरीके से सोचना स्टार्ट कर दोगे, फिर जो 2 साल की ट्रेनिंग होती है वो आपके अंदर सब कुछ अपने आप ही इंकलकेट कर देगी और फिर आपको टीम भी मिलती है। जैसे सर्विस में गए थे आप दोनों, IAS हो आप दो IPS हो, तो पहले से कुछ ऐसा परसेप्शन था कि ये ऐसा होता है, बट वहाँ जाके पता चला वैसा है? मिथ काफ़ी लोग को जैसे मिथ होता है, काफ़ी लोगों को, एस्पिरेंट्स को भी होगा, जो आपका पर्सनल था और आपके ही वो टूटा हो, तो मतलब मिथ तो सबसे बड़ा यही है कि लोगों को लगता है कि बहुत पावरफुल हैं और बहुत अच्छी आलीशान ज़िंदगी जीते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कंपैरिजन में और ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, और हरदम आपको तैयार रहना पड़ता है। तो ये अगर लोग सोच के कोई आ रहा है कि भाई मज़े करेंगे बहुत ज़्यादा, तो मज़े अगर आपको इन चीज़ों में मिलते हैं जो मैंने बताई ये भी चीज़ नहीं, मज़े हो सकता है मिलते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी लाइफ 6 महीने से ज़्यादा होती होगी। मतलब ठीक है, आप गाड़ी पसंद है, हो गया, 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार चढ़ोगे, डेली उसी पे चढ़ रहे हो, करोगे क्या? घर पसंद है तो कुछ दिन बाद आपको रहने का ही टाइम नहीं है आपके पास ज़्यादा, तो आपके अगर ड्राइवर्स कुछ और हैं तभी आइए, मतलब जैसे सोशल सर्विस, कंट्री के लिए कुछ करने का भाव, हाँ उस तरह के ड्राइवर्स मोटिवेटर्स हैं, तब आइए। यही है कि गाड़ी बंगला ना हो, ये सब स्टाफ वगैरह, तो बड़ा मुश्किल है आपको लंबा लाइफ अच्छे से सस्टेन करना। जो मतलब कि हम इसकी जो सर्विस की जो मतलब अपने को गाड़ी मिलती है वो उन सबको सोच के आते हैं, एक बार ऑफिस में चले तो जाते हैं वहाँ, लेकिन जब लोग आपके ऑफिस से बार बार निराश होके जाएंगे ना कि वो गिल्ट इतना मतलब आपके अंदर बढ़ जाएगा ना कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, कि ये भी आदमी निराश हो, और अगर इसका उल्टा हो गया कि जो आ रहा है वो समाधान लेके जा रहा है, तो फिर उसका कोई हैप्पीनेस का कोई पार नहीं। और आपके छोटे से एफर्ट से आप किसी को मतलब कि बहुत है ना, मतलब कि मीनिंगफुल इम्पैक्ट है ना उसकी लाइफ में ला सकते हो, तो वो ज़्यादा मतलब आपका मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ मैं ये चीज़ कर दूँगा, तो जिससे लोगों को मतलब ये लगेगा। क्योंकि वरना तो सर ये सारी चीज़ें मतलब कि, और बहुत सारी जगह ऐसा हो भी सकता है कि वो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिले, वैसी गाड़ियाँ, वैसे मकान, वैसी सारी जो आपने सोची थी उससे कई बार। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें, जैसे सिद्धांत होता है, व्यवहार होता है, थियरी एंड प्रैक्टिकल। तो थियरी में जो हम लोग पढ़ते हैं, मतलब किताबों में कि भारत का संविधान पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारा आइडियलिस्टिक एक फ्रेमवर्क बन जाता है। फिर एकेडमी में जाते हैं तो वहाँ भी आइडियलिज्म को और इन्फोर्स करते हैं एकेडमीज़ में। ग्राउंड पे चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं, तो जब ये डिसोसिएशन है, और उसके बाद आपको कई जगह मॉरल डिलेमाज आते हैं, किस किस्म के, किस डिग्री के, किस ऑर्डर के आते हैं और आप उनसे कैसे डील करते हैं, ये आपके विवेक पे छोड़ता हूँ, बट ये रहता है, तो इसको ध्यान रखना दिमाग में। बिल्कुल। आप सभी आज अगर 2024 के यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करें, हाइपोथेटिकली, वैसे आप सब क्रैक कर चुके हैं एग्जाम को, तो आप क्या बदलाव करेंगे अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी से? कुछ जो आप बदलना चाहेंगे कि ये मैं अलग करूंगा इस बार, और 2024 के एग्जाम या 25 के एग्जाम में आई वुड डू इट डिफरेंटली टुडे? वो सर, वो जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे ना कि हिस्ट्री को एक नई अप्रोच से, वैसे आपने प्रिपरेशन को एक नई अप्रोच, यदि वापस पेपर देना पड़ जाए, यदि आपको आपके अंदर मैं तो एक नहीं 2 चेंज करूंगा। एक तो मैं फुल टाइम स्टडी करूंगा अगर मेरे को परमिट किया सिचुएशन ने, तो परिस्थितियों ने, और दूसरा मैं इंग्लिश में लिख दूंगा पेपर को। मतलब हिंदी में क्यों डबल मेहनत क्यों करना है? ओके, वो वाला। गौरव आप बताइए। सेकेंड सर, मैं तो मतलब जो है कि एक थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, लिमिटेड सी पीरियड में तैयारी कर रहा था, तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा थोड़ी आंसर राइटिंग वगैरह की हुई थी तो उसका मतलब और सिग्निफिकेंट मतलब कि फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ एक थोड़ा सा है। और सेकेंड चीज़ थी कि प्रिपरेशन के दौरान ज़्यादा सीरियस होके हेल्थ को ख़राब कर लिया, मतलब 15-20 किलो वज़न बढ़ा लिया। तब लगता है कि थोड़ा वो कर सकते थे हर दिन 15-20 मिनट। तो यही मेजरली अभी मतलब इंस्टेंट दिमाग में यही आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो भूल गया मैं, वो हमारी भाभी के एक चाचा जी थे जिनसे मैं पूछता था कि, तो बताते थे मेरा पीटी निकल गया और मेंस, और ये सारी अलमारी दिखाते थे। उनसे मैं नहीं मिलूंगा दोबारा, मतलब इस संबंध में नहीं मिलूंगा कि आप बताओ जरा कैसे क्या करूं। मठाधीशों से दूर, मठाधीशों से पर्याप्त दूरी। जो ऑनलाइन तैयारी करते हैं उनको बता दें, मठाधीश का मतलब यहाँ धार्मिक संदर्भ में नहीं है। जो कोचिंग के हब्स होते हैं वहाँ पर कुछ ऐसे पुराने अभ्यर्थी हैं जो 5, 6, 7 साल से, हाँ, जो बैठे हैं, उन्होंने किताबें इकट्ठी कर ली है 5-5 साल से, और वो दूसरों को डराते हैं, नए एस्पिरेंट्स को डरा देते हैं कि इतना पढ़ना पड़ता है तब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो ये उस संदर्भ में कहा जा रहा है, क्योंकि हमारे मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन या घर से तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें इसका संदर्भ नहीं होगा। निशान जी? ये मुझे लगता है कि एक तो मैंने राइटिंग प्रैक्टिस कम की क्योंकि मैं समय कम मिला, और दूसरा वो है कि भाई थोड़ा पहले से काफ़ी था, तो मैं राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करूँगा। दूसरा मैं कि
करूँगा कि कंफ्यूज कम होऊंगा इस बार, क्योंकि ये इससे जुड़ता है जो अभी कह रहे थे ना कि उनसे कम मिलूंगा जो आपको घुमाते हैं या बहुत बड़ा, तो कम किताबें पढ़ूंगा और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करूँगा। प्रेम जी? बस ये जो राइटिंग वाली तो रही है हमेशा से कि इसके अंदर और अच्छे से, और फिर उस समय जब पढ़ाई करते थे तो बहुत सारे कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे जो मिस किए, तो लगता है कि अब इम्पोर्टेंट कुछ अच्छे इवेंट्स करते हुए साथ में फैमिली को वो करते हुए घर के शादी ब्याह छोड़ दिया आपने, ऐसा कुछ? हाँ सब एकदम, तो वो अभी भी सुनने को मिलता है कि आपने तो उस समय ये, लेकिन ये इसमें सलाह भी रहती है कई लोगों को कि आप जब तैयारी के मूड में आए हो तो ये फिर दातेदार, रिश्तेदार, बर्थडे, गौना और ये सब छोड़ दो भाई, हो गया, बाद में करना। पूरी जिंदगी पड़ी है ये सब करने के लिए। बाद में आपके रिश्तेदार आपको बुलाएंगे स्पेशली, इसमें ये बोलते हैं ना, नहीं इसमें बोलते हैं ना, सुखार्थिना को तो विद्या, विद्यार्थी बाद में भी तो नहीं जा पाते ना, अभी तो बिल्कुल नहीं जा पाते। ये सर बताना नहीं था। ये वरना बच्चे डर मेरे सगे कजिन्स की शादी में गया नहीं, आज तक वो बुराई मिलती नहीं। तो आपको आक्षेप नहीं लगाया जाता कि बदल गए हो? ये तो है ही, उसके लिए एक्स्ट्रा हम्बल रहना पड़ता ताकि उनको न लगे बदल गए, बड़े अधिकारी बन गए। ये तो डेली को सुनने को मिलता है कि अब आप बड़े बन गए इसलिए बात नहीं कर रहे, फोन नहीं कर रहे, फोन करते हैं फोन उठाते नहीं है, ये सब चीजें तो आती बातें पर कॉल बैक तो करते हैं। ये दो चीजें तो इस सर्विस में बहुत ज्यादा है। एक तो आपको क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेना, मतलब आपको क्रिटिसिज्म हो रहा है, यदि उसको दिमाग पे चढ़ा लिया ना फिर तो सुबह शाम इतना होगा ना कि आप परेशान हो जाओगे। और सेकंड, आपको थैंक यू एक्सपेक्ट नहीं करना किसी से। बहुत बार एकदम थैंकलेस जॉब है, आप करोगे ये तो अपनी उम्र से बड़ी बात कह गए। ये प्रोफेशनल लग नहीं रहा। तो आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, फाइनली जो 2024 या 2025 की तैयारी कर रहे हैं, वो छात्र ज़्यादातर इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहें तो प्लीज़ सीधा कैमरा में देखकर उन्हें संदेश दीजिए। आप सभी की तरफ से मैं 2 पंक्तियां चाहूँगा कि आप उन्हें मोटिवेट करें। सर मेरी तरफ से सिर्फ इतना सा है, मेरे पास जितने भी फ़ोन या कुछ आते हैं तो जिस समय जिस एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है उसकी नहीं, आगे का, जैसे इस सर्विस में पॉलिटिकल प्रेशर बहुत रहता है, इंटरव्यू में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, जिस समय जो तैयारी करो सिर्फ उसकी ही तैयारी करनी है, बाकी का आगे का कुछ नहीं सोचना है, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। बिल्कुल सही है। मेरा ये संदेश है कि आपको जो भी फीलिंग्स आ रही हैं वो सबको आती है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, जो भी आपका स्टडी मटेरियल उसको थोड़ा समेटिए, उसको फैलाइए मत कि आप एक एक टॉपिक 10-10 जगह से पढ़ रहे हो। ये मेरा एक मैसेज है। थैंक यू। मुझे लगता है पर्याप्त सूत्र इस समय साझा कर लिए हैं इस पूरी चर्चा के दरमियान। बस लास्ट में और कंफ्यूज नहीं करूंगा, ये कहता हूँ कि कर्मवीर बनो, आगे बढ़ो, क्योंकि लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहना है, कर्मवीर बने रहना है, डटे रहो, चक दे फट्टे, ऑल द वेरी बेस्ट। सर की बात को मैं भी आगे बढ़ाना चाहूँगा कि एकदम जब भी देना है तो पूरा दे देना है, ताकि मतलब आगे ये अफसोस ना हो कि काश मैं वो कर लेता, जिसको हमारी तरफ थोड़ा हरियाणवी में बोलते हैं कि लठ गाड़ देने हैं। तो वो लठ गाड़ देने के लिए पूरी जान आपको लगानी पड़ेगी, ताकि आपको मतलब कभी भी अफसोस ना हो कि मैं तैयारी में ये और कर सकता था। रोमन? मतलब इसमें थोड़ा जो एनजाइटी और मेरे आप ज़्यादातर एस्पिरेंट जो 50,000 लोग होते हैं ना टॉप के, आई थिंक कोई भी क्रैक कर सकता है उस दिन वो एग्ज़ाम। तो थोड़ा सा रिलैक्स रह के अगर थोड़ा एनजाइटी को कंट्रोल अगर कोई कर ले, स्पेशली लास्ट 1-2 हफ्ते एग्ज़ाम के आगे पीछे, तो अगर आप वो चीज़ मास्टर कर लोगे, टॉप 50,000 लोगों के लिए बोल रहा हूँ, तो देन इट विल हेल्प यू टू क्रैक द एग्ज़ाम। जस्ट मास्टर योर इनर इमोशंस दैट डे। तो दोस्तों, सभी अधिकारियों की तरफ से और रोमन सर की तरफ से आपको बहुत अच्छा मैसेज मिला है। आई एम श्योर आप सभी मोटिवेटेड फील करेंगे और 2024 और 25 के एग्जाम को पूरी मेहनत और लगन के साथ अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इससे आपको कुछ सबक मिला, सीख मिली, तो नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल पाथफाइंडर। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।